ओके एस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अगर तुम मॉर्निंग में एक क्लास देख रहे हो तो तुम्हारे लिए गुड मॉर्निंग, अगर तुम इवनिंग में क्लास देख रहे हो तो तुम्हारे लिए गुड इवनिंग। ठीक है, चलो। क्लासेस फॉर CA फाउंडेशन इंटर एंड फाइनल DS वर्चुअल बाय देवस सर। ठीक है, देखो क्लास शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा कि अगर पढ़ना है तो एकदम अच्छे से पढ़ो, अगर नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो। ठीक है, तो पढ़ाई शुरू करने से पहले दिमाग में एक ही स्ट्रैटेजी फिट करना कि मुझे पढ़ना है, मुझे टॉप करना है। ठीक है, हाँ चलो पास करने के लिए पढ़ेंगे, वो नहीं होता है। चलो मैं तुम्हें कुछ टिप्स दे दूंगा, जैसे कि तुम CMA एग्जाम में रैंक ला सकते हो। डेफिनेटली अगर तुम मेरे स्टेप्स को या टिप्स को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली तुम CMA एग्जाम में रैंक रख सकते हो। बोलो, क्या तुम्हें रैंक चाहिए? हाँ या ना? हाँ सर, हमें रैंक चाहिए। बताइए टिप्स क्या है। तुम मेरे क्लासेस पूरा बिगनिंग से एंड तक देखो, मैं जितना पढ़ाऊंगा पूरा उतना प्रैक्टिस करो, एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर तुम्हारा रैंक नहीं रहा तो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं रहूंगा। सर सच में रैंक रहेगा? बेटा डेफिनेटली रैंक तुम रखोगे, क्योंकि थोड़े देर पहले मैंने दिखाया था कि मेरा जो पिछले बैच स्टूडेंट्स थे वो कैसा मार्क्स स्कोर किए थे। जो CA का एग्जाम हुआ था 96, 92, 82, 86 एक्सेट्रा। अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से रिवीजन करोगे, मेरा गाइडेंस को अगर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली तुम्हें रैंक मिलेगा ही मिलेगा। चलो हम शुरू करते हैं आज कॉस्टिंग, मतलब तुम्हारा इंटरमीडिएट का कॉस्टिंग पेपर। आज हमारा पहला क्लास। ठीक है, देखो क्लास तो डेफिनेटली हिंदी लैंग्वेज में रहेगा, मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स होगा। हाँ, फिर मैं यही बताना चाहूंगा कि अभी तो फेस टू फेस बैच, मतलब जो कोचिंग ना फेस टू फेस बैच नहीं हो पा रहा है। हम लोग पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव या यूट्यूब में कुछ क्लास देते हैं। हाँ, यूट्यूब में तुम्हें कुछ क्लास मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है ना, उन लोगों में बोला था कि यूट्यूब में पूरा कस्टिंग का क्लास दे दूंगा, तो पूरा कस्टिंग का क्लास मैं दे दूंगा। तुम कस्टिंग पेपर के लिए किसी भी ट्यूशन या किसी भी पेन ड्राइव क्लास खरीदना दरकार नहीं। हाँ, अगर तुम्हें दिखाओ जितना मैं फ्री में प्रोवाइड करूंगा ये तुम्हारा एग्जाम के लिए सफिशिएंट रहेगा। अगर तुम यही सोचते हो कि नहीं सर मुझे तो एकदम कॉन्सेप्ट मास्टर, मतलब मास्टर नॉलेज चाहिए, फिर उस वक्त तुम हमारा पेन ड्राइव क्लास खरीद सकते हो, पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव, नहीं तो हमारा फेस टू फेस बैच में ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन फेस टू फेस बैच का अनाउंसमेंट अभी नहीं हुआ है, हम अभी फेस टू फेस बैच शुरू नहीं किया हूँ, मैं अभी शुरू नहीं किया हूँ। जब शुरू करूँगा तो सब लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर जिसको फेस टू फेस बैच ज्वाइन करना है तो अकॉर्डिंगली आप एडमिशन करके ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन अभी हमारा ऑनलाइन क्लास के ऊपर तुम डिपेंड करो। चलो ठीक है, टिप्स हो गया, मतलब टिप्स में आगे दे दूंगा कि कैसे तुम CMA एग्जाम या CA एग्जाम में रैंक लाओगे। चलो आज हम शुरू करेंगे कॉस्टिंग। तो सबसे पहले कॉस्टिंग का सिलेबस देखेंगे, फिर उसके बाद एक एक टॉपिक को मूव करेंगे। तो फटाफट मेरे साथ साथ लिखो, कॉस्टिंग CMA इंटर। ओके, देखो बेटा पहले तुम्हें पढ़ना पड़ेगा बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट। हर पेपर का पहला चैप्टर होता है बेसिक कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग हुआ तो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, कॉस्टिंग हुआ तो बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट, अगर टैक्सेशन तुम पढ़ोगे तो बेसिक टैक्स कंसेप्ट। तो पहला, हर पेपर का पहला चैप्टर होता है बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट। ठीक है, ये बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट में हम सीखेंगे कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट का क्लासिफिकेशन, फिर सीखेंगे कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं। दो चीज हम सीखेंगे बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट में, एक होता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट और एक होता है कॉस्ट शीट। ये चैप्टर खत्म करने के बाद हम सीधा मूव करेंगे मटेरियल चैप्टर को।
मटेरियल खत्म हो जाएगा तो हम मूव करेंगे लेबर कॉस्ट को। लेबर के बाद हम शुरू करेंगे ओवरहेड कॉस्ट। चलो, ओवरहेड के बाद हम शुरू करेंगे जॉब बैच एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। यानी पहले जॉब कॉस्टिंग करेंगे, फिर उसके बाद बैच कॉस्टिंग करेंगे, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करेंगे। जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, फिर उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग। जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, प्रोसेस कॉस्टिंग के बाद मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, फिर उसके बाद कॉस्ट रिकंसिलिएशन, स्टेटमेंट, कॉस्ट रिकॉर्ड्स, जिसको कहते हैं इंटीग्रेटेड कॉस्टिंग या इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल कॉस्टिंग, तो उसको हम बोलेंगे कॉस्ट रिकॉर्ड्स। बस इतना सा ही सिलेबस। हाँ, और एक चैप्टर हम करेंगे मिसलेनियस कंसेप्ट। देखो, अगर इतना चैप्टर, ये सब चैप्टर तुम अच्छे से पढ़ोगे, चलो मेरे क्लास करोगे, उसका गारंटी मैं दे रहा हूं कि तुम 70 प्लस डेफिनेटली स्कोर करोगे। इसका गारंटी मैं देता हूं कि अगर तुम इस सारे क्लासेस करोगे डीएस वर्चुअल से तो तुम 70 प्लस स्कोर करोगे। तुम मतलब तुम्हारा टैलेंट के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है कि तुम्हारा टैलेंट अच्छा है या खराब है। चलो, तुम 0 लेवल का स्टूडेंट हो तो भी तुम 70 प्लस स्कोर कर सकते हो, लेकिन एक मेहनत तुम्हें करना पड़ेगा कि मैं जितना क्लास प्रोवाइड करूंगा पूरा का पूरा क्लासेस तुम्हें देखना पड़ेगा, पूरा का पूरा क्लासेस तुम्हें समझना पड़ेगा। चलो ठीक है, ये हो गया। तो अभी हम शुरू करते हैं पहला चैप्टर, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट। ओके, चलो, बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट एंड कॉस्ट शीट इज द फर्स्ट चैप्टर। पहले ये हमारा कॉस्टिंग पेपर, ठीक है। हम दो चीज सीखेंगे, कॉस्ट क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होता है, फिर कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फिर कॉस्टिंग पेपर में हमें क्या करना पड़ेगा। अगर ये चार चीज तुम सीखोगे तो कॉस्टिंग पेपर तुम्हारे पास आ जाएगा, अभी के अभी आ जाएगा। कितना कंसेप्ट हम सीखेंगे, कॉस्ट क्या होता है, हाँ, फिर कॉस्टिंग क्या होता है, हाँ, कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हाँ, फिर कॉस्टिंग चैप्टर में हम क्या करेंगे। तो पहले देखो, व्हाट इज कॉस्ट। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोग को, जो मेरे से पेन ड्राइव क्लास खरीदे हैं, ये मैट उनको तो मिल जाएगा, हाँ। जो गूगल ड्राइव क्लास ले रहे हैं, ये मैट भी मिल जाएगा, हाँ। जो यूट्यूब में फ्री क्लास देख रहे हो तो ये मैट तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन इसका सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक कॉपी प्रिंट करके रखना खुद के पास, क्योंकि ये जो मैट है ना, ये मैट नहीं है, बल्कि ये तुम्हारा नोट्स, सारे जो नोट्स में लिखाऊंगा इसी मैट में ही मैं लिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे लिखने के लिए मैं स्पेस दिया हूँ, ठीक है। नोट्स लिखना कितना इंपॉर्टेंट होता है, एक बार सोचो। एग्जाम, आज एक एग्जाम खत्म हुआ, सीए के लिए एक दिन का गैप रहेगा, लेकिन सीएम के लिए एक दिन गैप नहीं रहेगा। तो आज तुम एक पेपर एग्जाम दोगे, फिर कल एक पेपर होगा, मतलब जो साल भर तुम पढ़ोगे उसको एक दिन में रिवाइज करना होगा। अगर नोट्स तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं होगा, मतलब एकदम कंसाइज फॉर्म में नोट्स तुम्हारे पास नहीं होगा, तो वो एक दिन में तुम रिवाइज नहीं कर सकते हो। फिर एग्जाम हॉल में जाके बैठोगे, बोलोगे इस क्वेश्चन को तो मैंने कहीं देखा था, इसको मैंने पढ़ा था, ऐसा ऐसे बोलोगे। तो इसीलिए
जो मेरे क्लास कर रहे हो तो कंपल्सरली तुम्हें नोट्स लिखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, नोट्स जो कॉपी में लिखते हैं एकदम बहुत कमजोरी, मतलब पूरा कॉपी में लिखते थे। ठीक है, तुम जितना पेज आगे लिखते लिखते जाओगे पीछे से उतना पेज हट जाएगा। चलो ये पेज खराब हो गया, उसको फाड़ के फेंक दो। ऐसे तुम मतलब एकदम कॉपी का जब कॉपी खत्म हो जाता था ना, उसका आधा पेजेस ऐसे जा चुका होगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो मैं मेरे तरफ से राइटिंग नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो इसीलिए ये फॉर्मेट में मैं अपना मैथ्स बनाया हूं। चलो डेफिनेटली मैं यही उम्मीद कर रहा हूं कि तुम्हारे पास मैथ होगा, तुम मैथ में लिखो। अगर तुम्हारे पास मैथ नहीं है तो एक अच्छे कॉपी में लिखो, जो कॉपी 15 या 20 साल रहेगा। तो क्लासमेट का कॉपी तुम यूज कर सकते हो। क्या सर आप क्लासमेट कंपनी से कुछ पैसा ले रखे हैं क्या? नहीं बेटा, तुम अच्छे कॉपी यूज करो, क्लासमेट यूज करो। नहीं तो चलो मैं तो क्लासमेट यूज किया था, मुझे और किसी भी कंपनी का बारे में पता नहीं। चलो पहले देखो व्हाट इज कॉस्ट। देखो मान लो तुम एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, नहीं तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। चलो दुनिया में दो चीज ही होता है, या तो प्रोडक्ट नहीं तो सर्विस। जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो इस दो चीज के ऊपर काम करते हैं। कोई कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, नहीं तो कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हम कुछ रिसोर्सेस यूज करते हैं। पहले समझो कॉस्ट क्या होता है। हम कुछ रिसोर्सेस कंज्यूम करते हैं। ये जो रिसोर्सेस होता है कंज्यूम हम करते हैं, उसका मॉनिटरी वैल्यू सॉरी उसका मॉनिटरी वैल्यू को कॉस्ट कहते हैं। बोलो कॉस्ट का मतलब क्या होता है? मॉनिटरी वैल्यू ऑफ रिसोर्सेस टू बी कंज्यूम टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट और टू प्रोवाइड ए सर्विस। बोलो कॉस्ट का डेफिनेशन क्या होगा? ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं, तुम अभी बोल सकते हो। बोलो बेटे कॉस्ट का डेफिनेशन क्या होगा? सर कॉस्ट इज द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ रिसोर्सेस टू बी कंज्यूम टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट और टू प्रोवाइड ए सर्विस। बस यही डेफिनेशन को तुम रीड करो। ठीक है, हाँ सर। सर एक एग्जांपल देके बताइए कि हाँ ये हुआ प्रोडक्ट, ये रिसोर्सेस हम कंज्यूम करते हैं, इसका मॉनिटरी वैल्यू को हम बोलेंगे कॉस्ट। एग्जांपल भी नीचे दिया हुआ है, तुम देख सकते हो। फॉर एग्जांपल टू प्रोड्यूस ए मार्कर, मार्कर एक प्रोडक्ट होता है, तो मार्कर प्रोड्यूस करने के लिए बेटा मार्कर कहीं मतलब कभी देखा है मार्कर? हाँ सर मेरे पास तो अभी नहीं है, क्योंकि मैं डिजिटली पढ़ाता हूँ, मार्कर का यूज अभी नहीं करता हूँ, तो इसीलिए मार्कर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। चलो ठीक है कोई बात नहीं। सोचो इमेजिन करो मार्कर कैसा होता है। हाँ सर जो व्हाइट बोर्ड में लिखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल टू प्रोड्यूस ए मार्कर वी कंज्यूम्ड प्लास्टिक, हाँ, इंक, हाँ, कॉटन, हाँ, मशीन। सर मशीन कंज्यूम करते हैं? देखो बेटा मशीन हम कंज्यूम नहीं करते हैं, लेकिन मशीन का यूज करते हैं। हाँ उसके लिए हमें कुछ चार्जेस पे करना पड़ेगा, हाँ, जिसको डिप्रिसिएशन कहते हैं। हाँ लेबर भी लगेगा, बिना लेबर तो मशीन नहीं चलेगा। तो ये जो रिसोर्सेस ना, ये सबका मॉनिटरी वैल्यू को हम बोलेंगे कॉस्ट। तो तुम फटाफट बोलो मेरे साथ साथ कॉस्ट का मतलब क्या होता है? सर कॉस्ट का मतलब मॉनिटरी वैल्यू ऑफ रिसोर्सेस टू बी कंज्यूम टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट और टू प्रोवाइड ए सर्विस। ओके चलो सर कॉस्टिंग क्या होता है? देखो कॉस्ट डिटर्मिनेशन करना एक्टिविटी को कॉस्टिंग कहते हैं। कैसे? चलो एक काम बताओ, मतलब डांस, नाचना। अगर तुम डांस करोगे तो उसको कहते हैं डांसिंग। हाँ जाना गो, अगर जाना का परफॉर्मेंस या फंक्शन तुम परफॉर्म करोगे तो वो हो जाएगा गोइंग। तो कॉस्ट, अगर कॉस्ट डिटर्मिनेशन करने का फंक्शन तुम परफॉर्म करोगे, कॉस्ट डिटर्मिनेशन करने का फंक्शन को तुम परफॉर्म करोगे यानी कॉस्ट डिटरमाइन करोगे, तो वो हो जाएगा कॉस्टिंग।
बहुत सिंपल, आईएनजी लगेगा, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। हाँ, तो कॉस्टिंग का मतलब द फंक्शन या एक्शन या एक्टिविटी ऑफ डिटरमाइनिंग द कॉस्ट। चलो पहला क्वेश्चन मेरा, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? इट इज ए सब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी असर्टेन द कॉस्ट। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि कॉस्ट डिटर्मिनेशन जो काम होता है ना, कॉस्ट डिटर्मिनेशन करने का, वो काम को कहते हैं कॉस्टिंग। सेल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, ऑब्वियसली अगर तुम कॉस्ट डिटरमाइन करोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट, मतलब कितना तुम प्रॉफिट रखोगे या कितना तुम प्रॉफिट चार्ज करोगे, अगर तुम प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ये हो जाएगा तुम्हारा सेलिंग प्राइस। हाँ, अब बोलो कॉस्टिंग पेपर में हम क्या करेंगे? सर कॉस्टिंग पेपर में बेसिकली हम सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस से क्या होगा सर? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ओके, कॉस्ट हम डिटरमाइन करेंगे या कंप्यूट करेंगे, प्रॉफिट तो हमारा ओन चार्जेस होगा, हम मार्केट कंपटीशन देख के प्रॉफिट चार्ज करेंगे। हाँ, तो अब सेलिंग प्राइस कंप्यूट नहीं होगा, सेलिंग प्राइस अपने आप मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरा प्रोसेस में अगर तुम सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना चाहते हो तो पहले तुम्हें कॉस्ट कंप्यूट करना पड़ेगा। तो कॉस्ट कंप्यूट करने का जो फंक्शन होता है उसको कहते हैं कॉस्टिंग। मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ अ कॉस्ट इज कॉल्ड एज कॉस्ट। तो कॉस्टिंग का डेफिनेशन और एक बार रीड करो। इट इज ए सब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी ascertain द कॉस्ट और वैल्यू ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस, सेल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। दिस सब्जेक्ट विल हेल्प्स अस to control the cost and supply different useful data to top management for the purpose of decision making। बेटा ये जो पैराग्राफ है ना, ये अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, इसीलिए इसको मैं अभी नहीं समझाता हूँ। डेफिनेटली ये पॉइंट को मैं बाद में वापस आऊंगा। कॉस्टिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो ये पॉइंट अभी मैं नहीं समझाता हूँ, मान लो कि 15 या 20 क्लास के बाद में इस पॉइंट को वापस आऊंगा। चलो सर, कॉस्ट हो गया, कॉस्टिंग हो गया। सर एक बार बता दीजिए कि ये कॉस्ट कैसे डिटरमाइन होगा। तो माय नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू आइडेंटिफाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्लिक हाउ टू डिटरमाइन कॉस्ट। कॉस्ट कैसे डिटरमाइन करोगे? देखो पहले तुम्हें डिपार्टमेंट इन्वॉल्व, मतलब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन एंड सेलिंग। तो पहला स्टेप क्या होगा? आइडेंटिफाई द डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन एंड सेलिंग। मान लो ये तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होगा, तो उस डिपार्टमेंट को तुम आइडेंटिफाई करो जो एंगेज्ड है या इन्वॉल्व है किस काम में? प्रोडक्शन का काम या सेलिंग का काम, एंड सेलिंग का काम। तो मान लो ये डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट प्रोडक्शन एंड सेलिंग का काम में इन्वॉल्व है। फिर स्टेप 2 में क्या होगा? ये सारे डिपार्टमेंट्स, मतलब जो डिपार्टमेंट प्रोडक्शन एंड सेलिंग में इन्वॉल्व है, ये सारे डिपार्टमेंट में जो रिसोर्सेस कंज्यूम्ड हो रहा है उसका मॉनिटरी वैल्यू आइडेंटिफाई करो या कैलकुलेट करो, ठीक है। हाँ, मान लो ये सारे डिपार्टमेंट्स प्रोडक्शन एंड सेलिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ये रिसोर्सेस में 10,000, ये डिपार्टमेंट में 10,000 का रिसोर्स कंज्यूम्ड हुआ है, इसमें 30,000 का रिसोर्सेस, इसमें 40,000, इसमें 20। तो सारे डिपार्टमेंट्स में कितना का रिसोर्सेस कंज्यूम्ड हुआ? सर 1 लाख।
ये 1 लाख हो जाएगा इस सारे डिपार्टमेंट से जितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे उसका कॉस्ट। मान लो ये सारे डिपार्टमेंट एक ही प्रोडक्ट, मतलब सिंगल प्रोडक्ट, तो ये जो 1 लाख वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कॉस्ट बन जाएगा। हाँ, मान लो ये जो 4 डिपार्टमेंट ये 2 प्रोडक्ट बनाते, एक पेन और एक टॉय, प्लास्टिक का पेन भी बनाते, प्लास्टिक का टॉय भी बनाते। अब ये जो 1 लाख खर्चा हुआ है, क्या ये पेन का खर्चा या टॉय का खर्चा या बोथ का खर्चा? बोथ। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन सिंगल प्रोडक्ट बनाता है तो उस वक्त हम बोलेंगे सिंगल प्रोडक्ट सिचुएशन। अगर मोर देन 1 प्रोडक्ट बनाते हो तो उसको बोलेंगे हम मल्टी प्रोडक्ट सिचुएशन। याद रखो, जब तुम कॉस्ट डिटरमाइन करोगे, प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट डिटरमाइन करोगे, तो मल्टी प्रोडक्ट हुआ तो ये जो 1 लाख खर्चा है ना, ये पेन का भी टॉय का भी। हाँ, तो इसीलिए ये जो 1 लाख को हम बोलेंगे जॉइंट कॉस्ट। ये सब तुम कॉपी मत करो, खाली समझो। जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर में मैं इसको फिर से लिखाऊंगा, समझाऊंगा। तो ये जो 1 लाख होगा ये हो जाएगा तुम्हारा जॉइंट कॉस्ट। ये जो पेन टॉय ये हुआ ना, ये तुम्हारा हो जाएगा जॉइंट प्रोडक्ट। चलो, जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है, जॉइंट कॉस्ट क्या होता है, इसको हम जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट चैप्टर में सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे इतना सा याद रखो कि हाँ, सिंगल प्रोडक्ट सिचुएशन में सिंगल कॉस्ट शीट होगा, मल्टी प्रोडक्ट सिचुएशन में जितना प्रोडक्ट उतना कॉस्ट शीट बनेगा, क्योंकि प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट शीट बनेगा। तो स्टेप 3 अभी रीड करो। इन केस ऑफ सिंगल प्रोडक्ट सिचुएशन, add these cost in a systematic manner to find out the cost of the product, but in case of a multi product situation, split total cost। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि मल्टी प्रोडक्ट सिचुएशन में जितना प्रोडक्ट उतना कॉस्ट शीट बनेगा। हाँ, ये जो 1 लाख खर्चा हुआ था ये सारे प्रोडक्ट का खर्चा, मतलब जॉइंट एक्सपेंसेस। अब ये जॉइंट कॉस्ट को या जॉइंट एक्सपेंसेस को मैं सारे प्रोडक्ट के बीच में अपॉर्चुनेट करूंगा, मतलब स्प्लिट करूंगा। तो इन केस ऑफ मल्टी प्रोडक्ट सिचुएशन, स्प्लिट द टोटल कॉस्ट अमंग ऑल मेन प्रोडक्ट इन ए सुटेबल रेशियो। अब बोलेंगे सर कैसे स्प्लिट होगा, ये कैसे स्प्लिट होगा, ये टेक्निक्स हम सीखेंगे जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट चैप्टर में। हाँ, फिर उसके बाद मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि प्रॉफिट ऐड करोगे कॉस्ट के साथ तो तुम्हें मिल जाएगा सेलिंग प्राइस। अब सवाल यही उठता है कि सर ये जो कॉस्ट कंप्यूट होगा क्या ये स्टेप वाइज कंप्यूट होगा? नहीं बेटा, ये जो कॉस्ट कंप्यूट होगा वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में कंप्यूट होगा, जो फॉर्मेट को कहते हैं कॉस्ट शीट। अच्छा सर, मेरा मर्जी के हिसाब से मैं कॉस्ट डिटरमाइन नहीं कर सकता हूं? बेटा, तुम्हारे मर्जी के हिसाब से तुम कॉस्ट डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, तुम्हें एक स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट था, पीएल अकाउंट का एक फॉर्मेट था, तो कॉस्ट कंपटीशन करने का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है जिसको कहते हैं कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट फॉर्मेट के हिसाब से तुम्हें कॉस्ट कंप्यूट करना पड़ेगा। लेकिन प्रिंसिपल सही होगा कि पहले डिपार्टमेंट्स आइडेंटिफाई करेंगे जो प्रोडक्शन एंड सेलिंग में इन्वॉल्व है। हाँ, फिर उसके बाद हम ये सारे जो इन्वॉल्व डिपार्टमेंट है ना, ये इन्वॉल्व डिपार्टमेंट में कितना रिसोर्सेज कंज्यूम हुआ है उसको देखेंगे। फिर उसके बाद सिंगल प्रोडक्ट या मल्टी प्रोडक्ट देखेंगे, फिर उसके बाद प्रॉफिट ऐड करेंगे, सेल प्राइस मिलेगा। लेकिन ये सारे चीज एक फॉर्मेट में होगा जो फॉर्मेट को कहते हैं कॉस्ट शीट। ये सारे चीज एक फॉर्मेट में होगा जो फॉर्मेट को कहते हैं कॉस्ट शीट। अब बोलेंगे सर क्या अभी हम कॉस्ट शीट पढ़ेंगे? नहीं, कॉस्ट शीट तो आज के क्लास में डिस्कशन हो जाएगा। नहीं तो एक सेपरेट वीडियो है कॉस्ट शीट के लिए, तो वो वीडियो का लिंक तुम्हें तो डेफिनेटली मिल जाएगा। आज के क्लास में मैं बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करने वाला हूँ, ठीक है। चलो, अगर टाइम होगा तो कॉस्ट शीट का मतलब कॉस्ट शीट पढ़ा दूंगा, नहीं तो कॉस्ट शीट और एक सेपरेट वीडियो में शुरू करूंगा। ओके सर, कॉस्टिंग क्या होता है? कॉस्टिंग क्या होता है ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर चुका हूं, तो इसको तुम रीड कर सकते हो वीडियो पॉज करके। कॉस्टिंग क्या होता है? सर, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है? ये सब थियोरेटिकल टॉपिक अभी हम नहीं देखेंगे। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, डेफिनेटली अभी इसको हम सीखेंगे कि कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। द फॉलोइंग्स आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्टिंग का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है, टू असर्टन द कॉस्ट,
under different situation using different techniques and system of costing. The techniques of ascertainment is post costing method, continuous costing method. देखो बेटा, कॉस्ट का पहला ऑब्जेक्टिव यही होता है, कॉस्ट का पहला ऑब्जेक्टिव यही होता है क्या, टू ascertain कॉस्ट अंडर डिफरेंट सिचुएशन. डिफरेंट सिचुएशन में कॉस्ट डिटरमाइन करना कॉस्टिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है. यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स एंड सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग. ओके, द टेक्निक्स ऑफ असर्टेनमेंट मतलब कॉस्टिंग का दो टेक्निक्स है, एक होता है पोस्ट कॉस्टिंग मेथड और एक होता है कॉन्टिन्यूस कॉस्टिंग मेथड. आप बोलेंगे सर पोस्ट कॉस्टिंग मेथड, कॉन्टिन्यूस कॉस्टिंग मेथड क्या होता है? देखो, पहले खर्चा करो, खर्चा होने के बाद रिकॉर्ड करो, मतलब कॉस्ट डिटरमाइन करो. पहले तुम मटेरियल खरीदोगे, मटेरियल का खर्चा होगा, लेबर का खर्चा होगा, सारी चीज खर्चा होगा. एकदम एंड में जब प्रोडक्ट बन जाएगा उसके बाद तुम कॉस्ट कंप्यूट करोगे, वो हो जाएगा तुम्हारा पोस्ट कॉस्टिंग मेथड. ठीक है. कंटिन्यूअस कॉस्टिंग मेथड का मतलब होता है हर स्टेज में कॉस्ट डिटरमाइन करो. देखो, मान लो तुम एक होटल रन कर रहे हो, तुम्हारा प्रोडक्ट एक मील में तुम्हें मिलेगा, राइस मिलेगा, सब्जी मिलेगा, दाल मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा. तो पहले जो पोस्ट कॉस्टिंग मेथड होता है उसका प्रिंसिपल क्या होता है समझो. पहले तुम राइस ले आया, जितना भी रॉ मटेरियल लगता था सब कुछ खरीद लिया, मील बनाने के बाद मतलब मील प्रोड्यूस हो गया, हाँ, फिर उसके बाद तुम कॉस्ट कंप्यूट किया. लेकिन कंटिन्यूअस कॉस्टिंग मेथड में क्या होता है, मान लो पहले राइस क्या हुआ ना, बॉयल राइस खरीदा हुआ था 10 रुपया में, पहले बॉयल हुआ, तो बॉयल के लिए मुझे 2 रुपया का गैस कंज्यूम करना पड़ा. अब ये जो पहला स्टेज खत्म हो गया, पहला स्टेज में कॉस्ट कितना, 12 रुपया. फिर उसके बाद मैंने इसको फ्राई किया, मान लो कि मैं फ्राइड राइस बना रहा हूँ, तो फ्राई करने के लिए मेरा 4 रुपया का खर्चा हुआ, तो सेकेंड स्टेज में कितना, 16 रुपया. मान लो कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने ऐड किया, उसके लिए 24 रुपीज ऐड हुआ, तो कितना हो गया, 40. मान लो अभी मेरा फ्राइड राइस प्रिपेयर, खाओगे क्या? हाँ सर, हाँ मैं तो दे सकता हूँ ऑनलाइन में, मतलब डिजिटली. अभी फ्राइड राइस का पिक्चर डाउनलोड करूंगा नेट से, तो मैं दिखा दूंगा कि चलो ये फ्राइड राइस. ओके, देखो पोस्ट कॉस्टिंग मेथड में क्या होता है, मैंने पहले राइस खरीदा, 10 रुपया रिकॉर्ड किया, फिर उसके बाद गैस के लिए 2 रुपया रिकॉर्ड किया, मतलब ऐसे ऐसे मैंने रिकॉर्ड करके रखा. जब राइस बन गया, मतलब राइस बनने के बाद मैंने कैलकुलेट किया, इसको कहते हैं पोस्ट कॉस्टिंग मेथड, मतलब खर्चा होने के बाद रिकॉर्ड करो. लेकिन कंटिन्यूअस कॉस्टिंग मेथड में कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड करो, कंटिन्यूअसली कॉस्ट एनालिसिस करो, कंटिन्यूअसली डिसीजन ले लो, ये होता है तुम्हारा कंटिन्यूअस कॉस्टिंग मेथड. चलो, इसका नोट्स भी लिखा हुआ है यहाँ पे, तुम रीड कर सकते हो. रीड कर सकते हो का मतलब रीड करो अभी. पोस्ट कॉस्टिंग मेथड इज द एनालिसिस ऑफ एक्चुअल इंफॉर्मेशन आज रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल बुक्स. पहले तुम खर्चा करोगे, फिर उसको फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड करोगे. ये रिकॉर्ड होने के बाद एनालिसिस होगा. इट इज एक्यूरेट एंड यूजफुल इन केस ऑफ अ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट. सर कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में सिखाऊंगा कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. वेयर प्राइस इज टू बी डिटरमाइंड फाइनली ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट. लेकिन
Continuous costing aims at collecting information about the cost and when the activity takes place so that as soon as a job is completed the completion cost will be known. एग्जाम्पल को याद करो, मिल बनने के बाद मैंने रिकॉर्ड चेक किया, फिर उसका कॉस्ट निकाला, ये हुआ मेरा पोस्ट कॉस्टिंग मेथड। लेकिन हर स्टेज में मैंने कॉस्ट को कैलकुलेट करके आगे गया, ये होता है मेरा कंटिन्यूअस कॉस्टिंग मेथड। ठीक है, चलो सर कॉस्टिंग का स्कोप क्या होता है? देखो स्कोप का मतलब देखो मान लो तुम सीए में पास हो जाओगे या सीए पास हो जाओगे, उसके बाद तुम्हारा स्कोप क्या होगा? या तो तुम जॉब कर सकते हो, नहीं तो तुम क्या प्रैक्टिस कर सकते हो, नहीं तो मेरे जैसे कोचिंग दे सकते हो, हाँ, नहीं तो बिजनेस भी कर सकते हो। लेकिन बिजनेस करना सीए या सीएम का एक स्कोप नहीं है, क्योंकि तुम बिना सीए सीएम में भी बिजनेस कर सकते हो। तो इसीलिए, लेकिन तुम अगर पढ़ाओगे सीएम स्टूडेंट या सीए स्टूडेंट को, तो तुम्हारे पास एक प्रोफेशनल नॉलेज डिग्री होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स तुम्हारे ऊपर रिले कर सकते हैं कि हाँ सर तो पास किए हैं, वो हमें पढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं कि जो प्रोफेशनल डिग्री में नहीं होते, फिर भी वो पढ़ाते हैं। अगर उन लोगों के पास तुम पढ़ोगे तो पहले उनका मतलब क्या, जो पहले तुम्हें सोचना पड़ेगा, तुम्हें इवैल्यूएट करना पड़ेगा, क्या तुम वहां पढ़ के और अच्छे कैरियर कर सकते हो या तुम्हें अच्छा नॉलेज मिल सकता है तो तुम उधर पढ़ सकते हो, नहीं तो तुम प्रोफेशनल टीचर के पास पढ़ना बहुत अच्छा होगा। ओके, स्कोप का मतलब, कॉस्टिंग का स्कोप क्या होता है? देखो कॉस्टिंग में तुम कॉस्ट असर्टेनमेंट करोगे, मतलब कॉस्ट कंप्यूट करोगे, तो कॉस्ट असर्टेनमेंट एक स्कोप होता है कॉस्टिंग का। फिर कॉस्ट को रिकॉर्ड करोगे, रिकॉर्ड करना मतलब अकाउंटिंग बनाना, तो कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब रिकॉर्डिंग द कॉस्ट या मेकिंग अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट, ये भी एक कॉस्टिंग का स्कोप होता है। फिर कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिपोर्ट्स, कॉस्ट ऑडिट। देखो कॉस्ट रिकॉर्ड, मान लो तुम एक प्रोडक्ट बनाते हो, तुम बोला कि चलो सर इसका कॉस्ट 100 रुपया, मैं नहीं मानने वाला हूँ, फिर उसके बाद मुझे ऑडिट करना होगा। बहुत सारे मतलब जो बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, उन लोगों का कॉस्ट ऑडिट होता है। तुम सीए में पास करने के बाद कॉस्ट ऑडिट भी कर सकते हो अगर तुम प्रैक्टिस करोगे। सीए पास करने के बाद तुम फाइनेंशियल ऑडिट या स्टैट्यूटरी ऑडिट करोगे अगर तुम प्रैक्टिस करोगे। चलो सर कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको तुम पढ़ के समझो, मैं नहीं समझाऊंगा। सर कॉस्टिंग का एडवांटेजेस क्या होता है, चलो इसको तुम मत समझो, खुद पढ़ के समझोगे। सर कॉस्टिंग का लिमिटेशन क्या होता है, खुद पढ़ो। सम इंपॉर्टेंट टर्म यूज्ड इन कॉस्टिंग, कॉस्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग यूज किए। कॉस्ट ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर चुका हूं। नेक्स्ट इज एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। देखो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट 3 टाइप्स, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। इन अदर वर्ड, cost can be classified into 3 types on the basis of element. On the basis of element, cost can be classified into 3 types. One is your material, labor and expenses. Now material can be 2 types, direct material, indirect material. Labor can be 2 types, direct labor, indirect labor. Expenses can be 2 types, direct expenses, indirect expenses. आप बोलेंगे सर ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, डायरेक्ट लेबर क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, इसको मैं आगे डिस्कशन करूंगा। अभी तुम इतना सा समझो कि एलिमेंट मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट कॉस्ट कैन बी 3 टाइप्स, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। नाउ मटेरियल फर्दर मतलब मटेरियल कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, डायरेक्ट मटेरियल, indirect material. Labor furtherly can be classified into 2 types, direct labor, indirect labor. Expenses, direct expenses, indirect expenses. एक इंपॉर्टेंट टर्म में बताता हूं, इसको याद रखो, ठीक है। सारे डायरेक्ट वाला आइटम्स, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको कहते हैं प्रोडक्ट का प्राइम कॉस्ट। इसको कहते हैं प्रोडक्ट का प्राइम कॉस्ट। देखो बेटा प्रोडक्ट का 2 कॉस्ट बनेगा, मतलब प्रोडक्ट का 2 कॉस्ट तुम निकालोगे, एक होगा प्राइम कॉस्ट,
फिर टोटल कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का मतलब सारे डायरेक्ट आइटम्स, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्राइम कॉस्ट के बाद जो चीज ऐड होगा उसको कहते हैं ओवरहेड। मतलब सारे इनडायरेक्ट आइटम्स, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको कहते हैं ओवरहेड। तो टोटल कॉस्ट हैव टू कंपोनेंट्स। प्रोडक्ट का जो टोटल कॉस्ट तुम निकालोगे, टू कंपोनेंट्स, एक होगा प्राइम कॉस्ट और एक होगा ओवरहेड। हाँ, सेलिंग प्राइस का दो कंपोनेंट्स, एक होगा कॉस्ट और एक होगा प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट हैव टू कंपोनेंट्स, एक होगा प्राइम कॉस्ट और एक होगा ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट का मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओवरहेड का मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब दिमाग में एक सवाल डेफिनेटली घूम रहा होगा कि सर ये डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। बेटा जो चीज डायरेक्ट होता है उसको डायरेक्ट कहते हैं, जो चीज डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्टली होता है, उसको इनडायरेक्ट कहते हैं। अच्छा सर एक बार समझा दीजिए प्लीज। अब देखो डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैन बी डिफाइंड एज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल which can be attributed to a cost object in an economically feasible way. Direct material are those material which can be identified in the product and can be conveniently measured and directly charged to the product. Thus, these materials directly enter the product and form part of the finished product. For example, सर एग्जाम्पल अभी मत जाइए, ये जो पैराग्राफ आप न्यूज़पेपर की तरफ रीड किए इसको एक बार समझा दीजिए। देखो हाँ बेटा मैं समझाता हूँ। चलो सर कहाँ जाएंगे? मैं तुम्हें अभी एक प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ। हाँ ये देखो सर, थोड़ा जूम कीजिए। जूम का सिस्टम नहीं है ये जो सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, इसमें जूम नहीं हो सकता है। हाँ जूम तो हो सकता है, देखोगे जूम करूंगा मैं। तो फिर उसके बाद तुम पेन को ही देखोगे, मुझे नहीं दिख पाओगे। तुम एक मतलब तुम किसी को देखना चाहते हो, पेन या मुझे? सर आपको देखना है क्योंकि आप हमें पढ़ाएंगे, तो इसीलिए मैं जूम आउट कर रहा हूं। चलो सर और थोड़ा पीछे जाइए। नहीं, और मैं नहीं जा सकता हूँ। आई थिंक बहुत ज़्यादा पीछे चल गया मैंने। नहीं ठीक था। ओके चलो कोई बात नहीं। ये देखो ये जो मेरे हाथ में ना ये एक प्रोडक्ट है, तो इसको प्रोड्यूस करने के लिए मैं कई सारे रिसोर्सेस यूज किया हूँ। जैसे कि प्लास्टिक लगा हुआ है, यहाँ पे एक मतलब स्टील लगा हुआ है, स्टील का प्लेट मतलब स्टील कोटेड। ये जो चीज है ना ये डायरेक्ट मटेरियल। क्यों? डायरेक्ट मटेरियल आर दोज which can be directly identified from the product। जो मटेरियल, अच्छा एक बार बोलो मटेरियल क्या होता है, फिर उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। मैं तो भूल गया था मटेरियल समझाने के लिए, इसीलिए तो मुझे लग रहा था कि मैं कुछ इग्नोर किया था। हाँ पहले ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट कॉस्ट कैन बी 3 टाइप्स। बोलो यस और नो? हाँ सर, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। अब मटेरियल क्या होता है, लेबर क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होता है, इसको हम एक बार समझेंगे। देखो मान लो, चलो मैं और एक अच्छे प्रोडक्ट दिखाता हूं। ये देखो सर ये क्या है, एक मोबाइल। सर कौन सा मॉडल? ये सैमसंग गुरु। सर आप सैमसंग गुरु मोबाइल यूज करते? नहीं बेटा मैं तो आईफोन यूज करता हूँ।
लेकिन हाथी का खाने का दांत अलग होता है, दिखाने का दांत अलग होता है। तो इसीलिए मैं दिखाता हूँ कि आई एम यूजिंग सैमसंग फोन, लेकिन मेरा खाने का दांत अलग होता है, ये दिखाने का दांत। ठीक है, चलो, ये एक प्रोडक्ट है, इसमें बहुत सारे रिसोर्सेस यूज हुआ है। सर एक बार लिस्ट बनाए कि इसमें कौन सा रिसोर्सेस यूज हुआ है। देखो बेटा, इसमें कुछ मटेरियल यूज हुआ है। मटेरियल मतलब प्लास्टिक, हाँ। यहाँ पे एक मतलब एक इसको क्या कहते हैं, स्क्रीन, हाँ। बहुत सारे मटेरियल यूज हुआ है। मटेरियल का मतलब टैंजिबल रिसोर्सेस, मटेरियल का मतलब टैंजिबल रिसोर्सेस। इसमें बहुत सारे रिसोर्सेस यूज हुआ है जो कि टैंजिबल, हाँ। फिर बहुत सारे ह्यूमन भी इसमें एफर्ट किए हैं। ये जो मशीन में बनाया हुआ है, उस मशीन का ऑपरेटर भी होगा, हेल्पर भी होगा, हाँ। फिर ये जो फैक्ट्री में बनाया हुआ है, उस फैक्ट्री का रेंट भी होगा, लाइट भी होगा, वो चीज हो जाएगा एक्सपेंसेस। इसका मतलब प्रोडक्ट को बनाने के लिए, मैं यहीं पे लिख रहा हूं, प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम रिसोर्सेस यूज करेंगे। प्रोडक्ट बनाने के लिए हम रिसोर्सेस यूज करेंगे। बोले यस और नो, हाँ। अगर वो रिसोर्सेस टेंजिबल, अगर वो रिसोर्सेस टेंजिबल तो वो हो जाएगा मटेरियल। टेंजिबल रिसोर्सेस होगा तो मटेरियल होगा। जो रिसोर्सेस कंज्यूम हुआ है तुम उसको जाके टच करो, अगर तुम टच कर सकते हो मतलब टेंजिबल, उसका नाम हो जाएगा मटेरियल। हाँ। अगर वो रिसोर्सेस ह्यूमन रिसोर्सेस मतलब लेबर के लिए, ऑपरेटर के लिए, ये सारे के लिए जितना खर्चा हुआ है वो हो जाएगा लेबर। अदर जो रिसोर्सेस जो टेंजिबल नहीं है, फिर ह्यूमन का मतलब ह्यूमन बीइंग के लिए खर्चा नहीं हुआ है, जो अदर होगा वो हो जाएगा एक्सपेंसेस। एक एग्जांपल दो, मान लो पेन एक प्रोडक्ट, मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो पेन, पेन में प्लास्टिक यूज होगा, फिर लेबर बनाएंगे, फिर जो फैक्ट्री में पेन में बनाऊंगा उस फैक्ट्री का लाइटिंग या रेंट भी होगा। बोलो जो प्लास्टिक यूज होगा वो तो टेंजिबल डेफिनेटली होगा, तो मटेरियल में आएगा प्लास्टिक। लेबर में आएगा तो ऑपरेटर कॉस्ट एक्सेट्रा, तो लेबर को मैं अभी एनालिसिस नहीं करूंगा, लेबर को मैं लेबर चैप्टर में एनालिसिस करूंगा। एक्सपेंसेस में रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा आएगा। जो पेन में बनाऊंगा कुछ कॉटन भी यूज करना पड़ेगा, नहीं तो इंक यूज करना पड़ेगा एक्सेट्रा, तो इंक मटेरियल में आ जाएगा एक्सेट्रा। तो मटेरियल का मतलब टेंजिबल रिसोर्सेस, मटेरियल का मतलब टेंजिबल रिसोर्सेस, लेबर का मतलब ह्यूमन रिसोर्सेस, एक्सपेंसेस का मतलब अदर रिसोर्सेस। तो तुम यहां पे लिख सकते हो सर हमारे पास मैट नहीं है, मैट नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है, तो मैट प्रिंट करो। नहीं तो अगर तुम पेन ड्राइव क्लास या गूगल ड्राइव क्लास खरीद रखे हो तो तुम्हें मैट के लिए मैट प्रिंट करना नहीं पड़ेगा, हमारे तरफ से मैट प्रोवाइड होगा। तुम सेंटर कोऑर्डिनेटर के साथ बात करो, ठीक है। लेकिन मुझे व्हाट्सअप मत करना। अगर सेंटर कोऑर्डिनेटर तो मैट नहीं दे रहा है, तुम पहले चेक करो क्या तुम्हारा पेमेंट आउटस्टैंडिंग है क्या। अगर पेमेंट आउटस्टैंडिंग नहीं है तो मैट नहीं मिल रहा है तो तुम मुझे बता सकते हो, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो कि सर सारे फॉर्मेलिटी फॉलो करने के बाद भी मुझे मैट नहीं मिला है, तो उस वक्त मैं रिस्पॉन्सिबल रहूँगा, मैं तुम्हें मैट अवेलेबल करवा दूंगा। चलो, मटेरियल में लिखो टेंजिबल रिसोर्सेस, लेबर में लिखो ह्यूमन रिसोर्सेस, एक्सपेंसेस में लिखो अदर रिसोर्सेस। अगर वो रिसोर्सेस को तुम टच कर सकते हो वो मटेरियल यानी टेंजिबल, अगर वो ह्यूमन के लिए खर्चा हुआ है तो ह्यूमन रिसोर्सेस, अदर होगा तो
चलो अब आइए डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। चलो मान लो कि एक पेन मैं बनाता हूं। हाँ, ये मेरा पेन, इसमें जो प्लास्टिक लगा हुआ है वो प्लास्टिक पेन के लिए डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड, मतलब पेन मेरा प्रोडक्ट है ना, पेन से प्लास्टिक डायरेक्टली आइडेंटिफाइड हो जाता है। तो जो मटेरियल प्रोडक्ट से डायरेक्टली आइडेंटिफाइड हो जाता है, जो मटेरियल एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट के लिए या डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू प्रोडक्ट, वो हो जाएगा इनडायरेक्ट मटेरियल। आप बोलेंगे सर इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? देखो, इस पेन यूज मतलब बनाने के लिए मैं कुछ टेंजिबल रिसोर्सेस यूज किया हूं, लेकिन वो टेंजिबल रिसोर्सेस इस पेन से डायरेक्टली दिखाई नहीं दे रहा है। सर एक एग्जांपल दीजिए। देखो, पेन मैंने बनाता हूं, ये एक मशीन है। हाँ, ये मशीन में मैं पेन बनाता हूं, तो ये मशीन में मैंने प्लास्टिक डाला, तो प्लास्टिक हो जाएगा मेरा डायरेक्ट मटेरियल। फिर मशीन को स्मूथली रन करने के लिए कुछ ग्रीसेस, ऑयल एक्सेट्रा मैंने यूज किया। हाँ, क्या इसमें ग्रीस ऑयल दिखाई दे रहा है? लेकिन ये जो मशीन में बना हुआ है उस मशीन में डेफिनेटली ग्रीस ऑयल, लुब्रिकेंट्स एक्सेट्रा यूज किया होगा। तो वो ग्रीस, लुब्रिकेंट ऑयल्स ये प्रोडक्ट के लिए डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है, वो इस प्रोडक्ट को डायरेक्टली नहीं आ रहा है, वो इस प्रोडक्ट को इनडायरेक्टली आ रहा है थ्रू मशीन। अच्छा, वो हो जाएगा इनडायरेक्ट। अब तुम यहां पे जो डेफिनेशन दिया हुआ है इसको रीड करो। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैन बी डिफाइंड एज, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैन बी डिफाइंड एज द कॉस्ट ऑफ अ मटेरियल व्हिच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब प्रोडक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट देख के मत घबराओ मत कि सर ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। इन एन इकोनॉमिकली फिजिबल वे, डायरेक्ट मटेरियल आर दोज मटेरियल व्हिच कैन बी आइडेंटिफाइड in the product and can be conveniently measured and directly charged to the product. Okay. सर यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल टिम्बर इन मेकिंग, फर्नीचर मेकिंग, फर्नीचर बनाते हो, जो टिम्बर यूज कर रहे हो वो हो जाएगा तुम्हारा डायरेक्ट मटेरियल। बोले हाँ या ना? हाँ सर। क्लॉथ इन ड्रेस मेकिंग, मान लो कि तुम ड्रेस बनाते हो, जो कपड़ा यूज कर रहे हो वो डायरेक्ट, देखो ये मेरा शर्ट, इसमें जो डायरेक्ट मटेरियल कपड़ा ये तो डायरेक्टली दिखाई दे रहा है ना। हाँ सर। मान लो तुम बिल्डिंग बनाते हो, जो ब्रिक्स, सैंड, आयरन एक्सेट्रा ये यूज होगा, ये हो जाएगा सब डायरेक्ट मटेरियल। द फॉलोइंग्स आर नॉर्मली क्लासिफाइड एज डायरेक्ट मटेरियल। इसको तुम्हें रीड करना पड़ेगा क्योंकि बिगनिंग लेवल में थोड़ा कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए। हाँ, अगर एक बार तुम्हारे पास कंसेप्चुअल नॉलेज डेवलप हो गया तो तुम आगे, बहुत आगे जा सकते हो। देखो, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, मुश्किल के बिना कोई महान नहीं होता, जब तक ना लगे हथौड़ी का चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो ये जिंदगी हमारा ऐसा है कि यहाँ पे महान होने के लिए हमें मुश्किल का काम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत में कोई महान नहीं हो सकता है। हाँ, देखो तुम्हारा एग्जाम होगा, कोई एक स्टूडेंट टॉप करेगा, फिर कोई एक स्टूडेंट एकदम लास्ट में आएगा। अब ये डिसाइड होगा कौन टॉप में आएगा, कौन लास्ट में आएगा। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम टॉप को जा सकते हो, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम लास्ट को आ सकते हो। मतलब सिचुएशन या पोजीशन इज फिक्स्ड, एक टॉप को आएगा, एक लास्ट में रहेगा। जो मेहनत करेगा वो टॉप को जाएगा, जो मेहनत नहीं करेगा वो लास्ट में रहेगा। अगर तुम महान बनना चाहते हो तो तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। आज जो भगवान को तुम मतलब पूजा कर रहे हो, ठीक है, वो बहुत सारे हथौड़े का चोट खाए होंगे। वो पत्थर, पहले वो पत्थर था, फिर पत्थर के ऊपर लगा हथौड़ी का चोट, उसके बाद वो भगवान हो गया। ठीक है, तो बोलो जिंदगी जीना, मेरे साथ कंटिन्यू करो। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, मुश्किल के बिना कोई
महान नहीं होता। जब तक नाक लागे हथौड़ी का चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। सर हम मेहनत करेंगे, मैं टॉप को डेफिनेटली टॉप में रहूंगा। ऑल द बेस्ट। इसको तुम रीड करो। ऑल रॉ मटेरियल्स like jute in manufacture of a gunny bag, pig iron in foundry and fruits in canning industry, material specifically purchased for a specific job, process, order like etc. इसको एक बार रीड करो। हाँ, प्रोडक्ट बनाने के लिए पैकिंग का इस्तेमाल होता है। दो प्रकार का पैकिंग है, एक होता है तुम्हारा प्राइमरी पैकिंग और एक होगा तुम्हारा सेकेंडरी पैकिंग। सर ये प्राइमरी पैकिंग क्या होता है, सेकेंडरी पैकिंग क्या होता है? देखो, मान लो तुम मस्टर्ड ऑयल बनाते हो, तो मस्टर्ड ऑयल को जो 1 kg बटल हुआ या पाउच हुआ, पैक तो करना पड़ेगा। तो बिना पैकिंग में वो प्रोडक्ट कस्टमर के पास नहीं पहुंच सकता है। इसका मतलब इसको सेलेबल कंडीशन या कस्टमर के पास पहुंचाने के लिए, मतलब जो पैकिंग के बिना वो प्रोडक्ट फैक्ट्री से नहीं निकल सकता है, उसको कहते हैं प्राइमरी पैकिंग। मान लो किसी ने कस्टमर 15 पीस लिया मस्टर्ड ऑयल, 15 बटल, तुम 15 बटल को एक कार्टून में डाल दिया, जो कार्टून यूज हुआ वो सेकेंडरी पैकिंग हो जाएगा। तो प्राइमरी पैकिंग लाइक कार्टून्स, वार्पिंग, कार्डबोर्ड बॉक्सेस एक्सेट्रा। देखो बेटा, यहाँ पे कार्टून लिखा हुआ है, तो कार्टून प्राइमरी पैकिंग भी आ सकता है, कार्टून सेकेंडरी पैकिंग में भी आ सकता है, लेकिन जनरली जो कार्टून होगा वो सेकेंडरी पैकिंग में आएगा। यहाँ पे कौन सा कार्टून होगा? जिस कार्टून या जिस पैकिंग के बिना प्रोडक्ट फैक्ट्री से नहीं निकल सकता है। लिक्विड फॉर्म में मेडिसिन का 2 पैकिंग होगा, ठीक है। एक होगा जो स्ट्रिप बोलते हैं, जिसको फाड़ के मेडिसिन निकाल के हम खाते हैं, फिर और एक होगा एक छोटा पेटी में या कार्टून में मेडिसिन आएगा। तो छोटा कार्टून या पेटी वो सेकेंडरी पैकिंग, जो स्ट्रिप में पैकिंग होता है वो प्राइमरी पैकिंग। तो प्राइमरी पैकिंग हमेशा डायरेक्ट मटेरियल होगा, सेकेंडरी पैकिंग इनडायरेक्ट मटेरियल होगा, लेकिन प्राइमरी पैकिंग हमेशा डायरेक्ट मटेरियल होगा। अब चलो इनडायरेक्ट मटेरियल के पास, अब चलो इनडायरेक्ट मटेरियल के पास। मटेरियल द कॉस्ट ऑफ व्हिच कैनॉट, चलो अच्छा एक काम करो, एकदम आसान भाषा में समझो। जो टेंजिबल रिसोर्सेस वो मटेरियल, हाँ, अगर एक चीज मटेरियल में आता है लेकिन डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, वो इनडायरेक्ट मटेरियल। हाँ, तो सिंपल भाषा में अगर हम बोलेंगे मटेरियल व्हिच इज नॉट डायरेक्ट मटेरियल इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट मटेरियल। हाँ सर, हम सिंपल भाषा में एग्जाम में लिखेंगे, हाँ तुम लिख सकते हो। सर डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, इसको तुम खुद रेड करोगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बेटा जो प्रोडक्ट के लिए डायरेक्टली रिलेटेड, मतलब प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड वो डायरेक्ट, जो इनडायरेक्टली आता है प्रोडक्ट के ऊपर वो इनडायरेक्ट। चलो सर, ओ सर ये ओवरहेड क्या होता है? सारे इनडायरेक्ट आइटम से ओवरहेड होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सर, ओ सर ये प्राइम कॉस्ट क्या होता है? सारे डायरेक्ट आइटम्स प्राइम कॉस्ट होता है। याद रखो, एक प्रोडक्ट का, मान लो ये मेरा एक प्रोडक्ट पेन, इसका टोटल कॉस्ट 100, तो प्राइम कॉस्ट 50 to 80 होगा। मतलब एक प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट का 50% to 80% प्राइम कॉस्ट होता है जनरली। इसका मतलब कि ये नहीं, जनरली अगर देखा जाए, मैं बहुत सारे इंडस्ट्री देखा हूँ, क्योंकि मैं कस्टिंग के ऊपर काम करता हूँ, मैं कस्टिंग के ऊपर प्रैक्टिस करता हूँ। सर आप अकाउंटिंग के ऊपर भी प्रैक्टिस करते हैं, टैक्सेशन के ऊपर? हाँ बेटा मैं तो प्रैक्टिसिंग करता हूँ। जो प्रोडक्ट का कॉस्ट होता है उसका 50% to 80% जनरली प्राइम कॉस्ट होता है। सर ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? इसको मैं बाद में समझाऊंगा कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। पहले तुम कॉस्टिंग का कुछ नॉलेज ले लो, फिर उसके बाद सर ये कॉस्ट सेंटर क्या होता है बाद में समझाऊंगा। कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
चलो कॉस्ट सेंटर कॉस्ट ऑब्जेक्ट मैं अभी समझा दूंगा, डेफिनेटली तो समझ जाओगे। जनरली स्टूडेंट्स बहुत सारे क्लास करने के बाद उनके पास बहुत सारा नॉलेज होने के बाद कॉस्ट ऑब्जेक्ट कॉस्ट सेंटर का कॉन्सेप्ट समझते हैं, लेकिन मैं अभी समझाऊंगा तुम समझ जाओगे। अच्छा सर समझाइए। अरे ये क्या बार बार क्यों आता है? अच्छा मान लो तुम एक होटल रन कर रहे हो, ये होटल का 2 डिपार्टमेंट है, मतलब जितना भी प्रीमिसेस है ना तुम्हारे पास, तुम उसको भाग कर दिया, मतलब 2 भाग कर दिया। इधर एक बोर्ड लगा दिया वेज, इधर एक बोर्ड दे दिया नॉन वेज, मतलब सारे नॉन वेज आइटम्स यहां बनाएंगे, यहीं पे ही सेल होगा। सारे वेज आइटम्स हम यहां बनाएंगे। तो यहाँ पे जो टेबल है, इधर कस्टमर बैठ के वेज खाएंगे, यहाँ पे जो टेबल है सॉरी, यहाँ पे कस्टमर बैठ के नॉन वेज खाएंगे। ये जो नॉन वेज डिपार्टमेंट वेज डिपार्टमेंट, ये एक कॉस्ट सेंटर, वेज डिपार्टमेंट भी तुम्हारा एक कॉस्ट सेंटर होगा, नॉन वेज डिपार्टमेंट भी एक कॉस्ट सेंटर होगा। अच्छा वेज सेंटर में तुम 3 प्रोडक्ट बनाते हो सर, 3 प्रोडक्ट, हाँ, वेज बिरयानी, चिल्ली मशरूम, चिल्ली पनीर, बस और कुछ नहीं। अब वेज सेंटर में जो खर्चा होगा वो खर्चा या तो वेज बिरयानी का, मतलब कुछ खर्चा वेज बिरयानी का, कुछ खर्चा चिल्ली मशरूम का, कुछ खर्चा चिल्ली पनीर का। अब ये जो वेज बिरयानी, चिल्ली मशरूम, चिल्ली पनीर, ये एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा या कॉस्ट यूनिट हो जाएगा, मतलब जिसका कॉस्ट कंपटीशन होता है। प्रोडक्ट या सर्विस हमेशा कॉस्ट ऑब्जेक्ट होता होगा, डिपार्टमेंट हमेशा कॉस्ट सेंटर में आएगा। अच्छा चलो सर, नॉनवेज का आइटम क्या है एक बार बता दीजिए। अगर हम जाएंगे तो डेफिनेटली आपको होटल में, बेटा मेरा होटल नहीं है मैं तुम्हें खाना नहीं दे सकता हूँ। हाँ तुम अगर ऑर्डर करोगे ऑनलाइन ही तो मैं ऑनलाइन जोमाटो से खरीद के तुम्हें दे सकता हूँ, डिलीवर चार्जेस ले लूंगा। चलो नॉनवेज में चिकन पकौड़ा, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, फिश। अब जो खर्चा होगा नॉनवेज डिपार्टमेंट में ये सारे प्रोडक्ट के लिए, तो हम डेफिनेटली यही जानेंगे कि चिकन बिरयानी का कितना, चिकन पकौड़ा का कितना, मटन बिरयानी का कितना, फिश का कितना। ये जो चिकन बिरयानी, चिकन पकौड़ा, मटन बिरयानी, फिश फ्राई एक्सेट्रा, ये मेरे लिए एक एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वेज सॉरी नॉन वेज डिपार्टमेंट मेरा एक कॉस्ट सेंटर बन जाएगा। ओके सर, कॉस्ट सेंटर हो गया, कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा सर, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होता है? देखो मान लो ये मेरा होटल का मैनेजर, ये आदमी हमारा होटल का मैनेजर। अब इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? 2 डिपार्टमेंट का, दोनों डिपार्टमेंट का कॉस्ट के साथ रेवेन्यू को कंपेयर करके प्रॉफिट निकालना, मुझे रिपोर्ट करना, क्योंकि मैं होटल का ओनर हूँ। हाँ, अगर मुझे लगेगा कि नॉन वेज में लॉस हो रहा है तो मैं बोलूंगा वेज डिपार्टमेंट बंद कर दो। अगर मुझे लगेगा कि नॉन वेज में लॉस हो रहा है तो मैं बोलूंगा नॉन वेज डिपार्टमेंट बंद कर दो। तो ये जो मैनेजर, उसका एक मैनेजमेंट या मैनेजमेंट कमिटी या एक डिपार्टमेंट है, ये जो डिपार्टमेंट इसको हम बोलेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। क्या बोलेंगे? रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। उसको प्रॉफिट सेंटर भी हम बोल सकते हैं। चलो ये सारे पॉइंट्स में अभी एक बार ऐसे ओवरऑली समझा दिया, लेकिन इसको हम बाद में समझेंगे डिटेल। ठीक है, अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूं।
चलो, इट न्यू ए फ्यू टिपिकल एग्जांपल ऑफ कॉस्ट यूनिट्स, कॉस्ट ऑब्जेक्ट या कॉस्ट यूनिट। बेटा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक्सपेंसेस पर कार होगा या एक्सपेंसेस या कॉस्ट पर व्हीकल कैलकुलेशन होगा, तो नंबर ऑफ व्हीकल्स होगा कॉस्ट। केबल किलोमीटर, सीमेंट टन, केमिकल फर्टिलाइजर लीटर नहीं तो किलोग्राम नहीं तो टन, गैस क्यूबिक मीटर, पावर किलोवाट आवर, ये सब इंडस्ट्री में ये सब होगा कॉस्ट यूनिट। चलो अब समझो कन्वर्शन कॉस्ट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्शन कॉस्ट। एक बार इसको रीड करो, फिर उसके बाद मैं समझाऊंगा। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, कन्वर्शन कॉस्ट का जो पीडीएफ है ना उसको एक बार रीड करो, फिर उसके बाद मैं समझाऊंगा कि कन्वर्शन कॉस्ट क्या है। हो गया? अरे रीड हो गया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर रीड हो गया। देखो अब समझो, सर मेरा रीडिंग बाकी है, चिंता मत करो, बंद कर दो अभी रीडिंग, समझो फिर उसके बाद। देखो बेटा, मुझे एक फर्नीचर बनाना है, फर्नीचर का मतलब चेयर, तो मुझे क्या चाहिए? वुड चाहिए, फिर आयरन चाहिए। चलो मैंने वुड आयरन ले आया 100 रुपया का, फिर एक लेबर बुलाया या 2 लेबर बुलाया, उनको 20 रुपया 20 रुपया दिया, फिर कुछ एक्सपेंसेस मैंने खर्चा किया 10 रुपया, फिर मेरा चेयर बन गया। अब बोलो वुड या आयरन मेरे लिए रॉ मटेरियल था। हाँ, रॉ मटेरियल को मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चेयर बनाने के लिए कितना खर्चा हुआ, तो चेयर बनाने के लिए कितना खर्चा हुआ अगर ये मैं पूछूंगा तो तुम बताओगे सर 100 रुपया 50 रुपया 150 रुपया। हाँ, क्या मैं यही पूछ रहा हूं कि चेयर बनाने के लिए कितना खर्चा हुआ है या कन्वर्सन करने के लिए कितना खर्चा हुआ है? सर कन्वर्सन करने के लिए कितना खर्चा हुआ है? कन्वर्सन करने के लिए जितना खर्चा होगा वो होगा मेरा कन्वर्सन कॉस्ट। सर कन्वर्सन करने के लिए मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करने के लिए जितना खर्चा हो रहा है वो हो जाएगा तुम्हारा कन्वर्सन कॉस्ट। तो तुम बताओ, रॉ मटेरियल ऑलरेडी आ चुका है, उसको फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करना है, यानी मुझे लेबर एंड एक्सपेंसेस खर्चा करना पड़ेगा। द कॉस्ट इनकर्ड टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स इज कॉल्ड एज कन्वर्सन कॉस्ट। इतना सा बताओ, क्या कन्वर्सन कॉस्ट में रॉ मटेरियल का खर्चा आएगा? आएगा? नहीं आएगा। सच सच सच। आप रीड करो। दिस टर्म इज डिफाइंड एज द सम ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ऑब्वियसली डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड, ओवरहेड का मतलब इनडायरेक्ट, converting raw material to finished product or converting a material from one stage of production to another। चलो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करने के लिए, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करने के लिए, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करने के लिए जितना खर्चा होगा वो हो जाएगा कन्वर्सन कॉस्ट। तो कन्वर्सन कॉस्ट का कंपोनेंट्स हो जाएगा डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। लिख दो इसको यहां पे। कन्वर्सन कॉस्ट इज इक्वल टू, कन्वर्सन कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट वेजेस, हाँ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड।
हमारा फेस टू फेस बैच बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। ऑलरेडी हमारा जो डिपार्टमेंट है ना, ऑफिस डिपार्टमेंट, जो मैनेजमेंट कमेटी, वो ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं। अगर तुम हमारा फेस टू फेस बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम इन नंबर में जोगाजोग कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर पेन ड्राइव क्लास, देखो बेटा मैं तो यही बोलूँगा कि फेस टू फेस क्लास अगर तुम कोचिंग लेना चाहते हो, हाँ, ये मत समझो कि सर हमें कहते हैं कि सर कोचिंग लो, नहीं बेटा, मैं नहीं कह रहा हूँ। जितना मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं तो परफॉर्म कर दूंगा। मैं ऑलरेडी वादा कर चुका हूँ कि तुम्हें कॉस्टिंग का क्लासेस फ्री में यूट्यूब के थ्रू दे दूंगा, तो डेफिनेटली मैं दे दूंगा। हाँ, जो क्लास होगा पेन ड्राइव क्लास के लिए या फेस टू फेस बैच में, वो पूरी तरह से रिकॉर्डिंग होगा, वो रिकॉर्डेड क्लास यूट्यूब में अपलोड होगा, तुम देख सकते हो। तुम्हारा मन में यही डाउट होगा कि सर अगर आप सारे क्लासेस रिकॉर्ड करके यूट्यूब में दे देंगे तो फेस टू फेस बैच में क्यों कौन ज्वाइन करेगा। देखो बेटा, फेस टू फेस क्लासेस बैच में अगर 20 प्रॉब्लम में सॉल्व करूंगा तो रिकॉर्डेड यूट्यूब में फ्री क्लास में कुछ प्रॉब्लम नहीं दूंगा। हाँ, लेकिन जितना क्लास में दूंगा वो तुम्हारे एग्जाम के लिए बस सफिशिएंट होगा। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो सोचते हैं कि नहीं, मुझे कॉस्टिंग का एकदम नॉलेज चाहिए, मैं कॉस्टिंग में कैरियर करना चाहता हूँ, मैं अकाउंट्स में कैरियर करना चाहता हूँ, मैं टैक्सेशन में कैरियर करना चाहता हूँ, कॉस्टिंग को मैं पास करने के लिए नहीं पढ़ूंगा, अकाउंटिंग को मैं पास करने के लिए नहीं पढ़ूंगा, टैक्सेशन को मैं पास करने के लिए नहीं पढ़ूंगा, तो वो लोग डेफिनेटली फिजिकल क्लासेस या पेन ड्राइव क्लास खरीदते हैं। हाँ, अगर तुम कोचिंग लेना चाहते हो तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि तुम पेन ड्राइव क्लास ले लो। पेन ड्राइव क्लास अगर तुम लोगे तो पेन ड्राइव क्लास में तुम बहुत अच्छे से पढ़ोगे। हाँ, खुद का एफर्ट रहना चाहिए। अगर खुद का कंसंट्रेशन लेवल बहुत कम है तो तुम उसके बाद मतलब अगर तुम यही सोच रहे हो कि मैं घर में नहीं पढ़ सकता हूँ, मुझे थापड़ चाहिए, अगर थापड़ नहीं होगा तो मैं आगे नहीं जाऊंगा, तो तुम फिजिकल क्लास ज्वाइन कर सकते हो। चलो कोई बात नहीं, तुम क्लास लो या नहीं लो, लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल से पूरा का पूरा क्लासेस फ्री में मिल जाएगा। तुम पहले मैनेज करो, देखो अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छे मतलब अच्छा आ रहा है तो कोचिंग ज्वाइन करना जरूरत नहीं होगा। अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल कम हो रहा है तो तुम कोचिंग के लिए सोच सकते हो, लेकिन मैं यही गारंटी दे रहा हूं कि अंडरस्टैंडिंग लेवल कभी भी कम नहीं होगा। चलो ये तो कॉस्टिंग का हो गया। अकाउंट्स का क्लास तो मैं यूट्यूब में नहीं दूंगा, टैक्सेशन क्लास तो मैं यूट्यूब में नहीं दूंगा, तो वो पेपर तुम ज्वाइन कर सकते हो। अगर तुम हमारे डेमो क्लास देखोगे, अगर तुम्हें अच्छा लगेगा तो तुम ज्वाइन करोगे, अच्छा नहीं लगेगा तो तुम ज्वाइन नहीं करोगे। हाँ, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ सभी लोगों को। यहाँ पे जो हमारा फेस टू फेस बैच हो रहा है ना, वो भुवनेश्वर में हो रहा है। तो भुवनेश्वर में जो बहुत फ्रॉड टीचर होते हैं, डेफिनेट बहुत फ्रॉड टीचर होते हैं। लास्ट 2 सालों से वो स्टूडेंट्स से पैसा ले लेते हैं 2 या 3 क्लास में, लेकिन मैं 2 या 3 क्लास में पैसा नहीं लेता। कब किसी भी स्टूडेंट से मैं 2 या 3 क्लास में पैसा नहीं लिया। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, बहुत सारे टीचर्स क्या होते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं 2 या 3 मैक्सिमम 3 क्लासेस से तुमसे पैसा ले लेंगे, ठीक है। लेकिन 2 साल या 3 साल हो गया, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स यही कंप्लेन कर रहे हैं बार बार, सर मैं फंस गया, मैं वहाँ ज्वाइन किया लेकिन कुछ नहीं पढ़ाते हैं, बहुत बातचीत करते हैं क्लास में, हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। फिर मेरे पास वो स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है, मैं उनको मेरा पेन ड्राइव क्लास या गूगल ड्राइव क्लास बहुत हेवी डिस्काउंट में दे देता हूँ, क्योंकि वो स्टूडेंट एक बार फंस चुका है, तो इसीलिए उसके कैरियर के लिए मैं दिया हूँ। लेकिन मैं तुम्हें यही कह रहा हूँ कि अगर तुम किसी भी क्लास ज्वाइन कर रहे हो पहले सोचो। हाँ, अगर तुम मेरे बारे में इधर उधर किसी को पूछोगे, कुछ मार्केटिंग एजेंट उन लोगों का, वो सर टीचर का कुछ मार्केटिंग एजेंट है, वो मेरे बारे में तुम्हें, मार्केटिंग एजेंट का मतलब उन लोगों का मतलब उन टीचर का कुछ खास स्टूडेंट्स पिछले बैच का जो पास नहीं किए 2-4 सालों से, कॉस्टिंग ऑलरेडी मतलब सरेंडर कर चुके हैं, फिर भी यहाँ रह के वो टीचर के लिए मार्केटिंग करते हैं।
ठीक है। तुम जिस हॉस्टल में रहोगे वो उस हॉस्टल जाके वो पहुंच जाएंगे। उन लोगों का गर्ल्स स्टूडेंट्स भी हैं, बॉय स्टूडेंट्स भी हैं। फिर वो तुम्हें बताएगा कि जब सर वो कोर्स खत्म नहीं करते, वो अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, उन लोग उनका प्राइस बहुत हाई। ये सब झूठ बात है। मैं कैसे पढ़ाता हूँ, 1 घंटा ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो तुम इमेजिन कर सकते हो, तुम जज कर सकते हो कि हाँ मेरा जो एक्सप्रेशन कैसा है, मैं कैसे समझाता हूँ। अगर ये क्लास तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम उन लोगों का बात मत सुनो। चलो सेकंड थिंग, वो लोग तुम्हें बोलेंगे कि वहां पे कोर्स खत्म नहीं होता है। मेरा कोर्सेस पहले खत्म होता है। जो स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़े हैं पहले उनको पूछो। हाँ, अगर तुम जो बोलेगा कि नहीं देव सर का क्लास कोर्स नहीं खत्म हो रहा है, अगर तुम बोलो पूछोगे कि क्या तुम देव सर के पास पढ़े थे, वो झूठ में हाँ बोलेगा। तो प्रूव लेना कि अगर तुम पढ़े हो तो सर का मैथ दिखाइए नहीं तो कोर्स फीस तो डेफिनेटली पेमेंट किया होगा, तो मनी रिसिप्ट दिखाई, वो सब नहीं शो कर पाएंगे। हाँ, अब तुम देखो YouTube में कस्टिंग का पूरा क्लासेस है। तो ऑलरेडी जो मेरा पेन ड्राइव, मतलब जो दिसंबर या नेक्स्ट जून में जो एग्जाम देंगे उन लोग का क्लास ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, उन लोग का पेन ड्राइव क्लास ऑलरेडी प्रोवाइड हो चुका है, ठीक है। तो फेस टू फेस बैच हम लोग का तो शेड्यूल चलेगा ना, तो शेड्यूल के हिसाब से डेफिनेटली कोर्स खत्म होगा। एग्जाम्स 2 महीने, एग्जाम का 2 महीने से पहले तुम्हारा कोर्स खत्म हो जाएगा। लास्ट टर्म और जून में एग्जाम हुआ था, मतलब जून के लिए मैंने 15 अप्रैल को खत्म किया था सारे पेपर, अकाउंट्स कॉस्टिंग सारे पेपर। चलो ठीक है, बहुत इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया। मैं ज़्यादा मतलब खुद के बारे में ज़्यादा अनाउंसमेंट या एडवर्टाइजमेंट पसंद नहीं करता हूँ। तुम जज करो हमारे क्लास। चलो सर क्लास में ये सब बात मत कीजिए, मैंने बता दिया इसीलिए क्योंकि तुम लोग नए नए आए हैं भुवनेश्वर, नहीं तो फंस जाओगे। और पहला साल अगर तुम फंस गया तुम्हारा कैरियर खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पहला ग्रुप का कोचिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा ठीक है, चलो ये चीज हम बाद में सीखेंगे। एडवांटेज कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है इसको हम बाद में सीखेंगे। डेफिनेटली मैं थियोरेटिकल कंसेप्ट बाद में समझाऊंगा। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, ऑलरेडी एक क्लासिफिकेशन में बता चुका हूं या कवर कर चुका हूं। क्या था वो क्लासिफिकेशन? ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट कॉस्ट 3 प्रकार का हुआ था, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, एक्सपेंसेस। तो एलिमेंट वाइज कॉस्ट क्लासिफिकेशन हो चुका है। अब बोलेंगे सर एलिमेंट वाइज तो कॉस्ट क्लासिफिकेशन हो गया, और क्लासिफिकेशन का क्या जरूरत है? देखो अगर तुम ह्यूमन बींग्स को क्लासिफाई करोगे, हाँ अगर कलर के हिसाब से तुम क्लासिफाई करोगे, कलर पॉइंट ऑफ व्यू से, या तो वो ब्लैक नहीं तो फेयर। हाँ, अगर हाइट पॉइंट ऑफ व्यू से तुम क्लासिफाई करोगे, टॉल नहीं तो शॉर्ट। हाँ, अगर वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से तुम क्लासिफाई करोगे, रिच नहीं तो पुअर। अब बोलेंगे सर कलर तो हो गया फेयर ब्लैक, बाकी हाइट का क्लासिफिकेशन क्या जरूरत है? तुम बोलो क्या जरूरी नहीं है? हाँ, तो इसीलिए कॉस्ट को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया है। जैसे कि नेचर बेसिस में अगर तुम देखोगे, नेचर ऑब्लिक बिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर या बिहेवियर कॉस्ट कैन बी 3 टाइप्स: वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। आप बोलेंगे सर ये वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट क्या होता है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? इसको हम बाद में देखेंगे सर, सब तो बाद में पढ़ेंगे। अभी क्या पढ़ेंगे? अभी जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ो। एलिमेंट बेसिस में कॉस्ट कैन बी 3 टाइप्स: मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस ऑलरेडी हो चुका है। सर फंक्शन, फंक्शन बेटा प्रोडक्शन करना एक फंक्शन, कंट्रोल करना एक फंक्शन, रिसर्च करना एक फंक्शन, सेल करना एक फंक्शन, मार्केटिंग करना एक फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन करना एक फंक्शन, एडवर्टाइजमेंट करना एक फंक्शन। तो फंक्शन प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, रिसर्च डेवलपमेंट कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट। ओके
हाँ, पेमेंट बेसिस में इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। सर बताइए इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, बता दूंगा, तुम चिंता मत करो। अभी एक बार हेडिंग समझो। टाइम बेसिस में हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, बजटेड कॉस्ट। कंट्रोल बेसिस अगर तुम देखोगे, कंट्रोलेबल, नॉन कंट्रोलेबल। नॉर्मलिटी बेसिस में नॉर्मल, अबनॉर्मल। एसोसिएशन बेसिस में पीरियड, प्रोडक्ट। डिसीजन मेकिंग में रिलेवेंट, इररिलेवेंट। एक काम करो, इसको एक बार रीड करो, मैं अच्छे से नोट्स लिख के दिया हूं, इसको एक बार रीड करो। लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स मुझे समझाना पड़ेगा डेफिनेटली मैं उसको समझाऊंगा। भाई ये प्रोडक्शन क्या होता है, ये मार्केटिंग क्या होता है, इसको तुम प्रोफेशनल लेवल में खुद मैनेज कर सकते हो। अगर मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो मैनेज करने के लिए कोशिश करो, खुद को डेवलप करो। अगर तुम खुद डेवलप नहीं करोगे तो तुम आगे नहीं जा सकते हो। चलो, ये क्लासिफिकेशन समझना बहुत जरूरी, ये क्लासिफिकेशन समझना बहुत जरूरी। सर ये क्लासिफिकेशन क्या है, ये क्लासिफिकेशन बिहेवियर बेसिस में कॉस्ट तीन प्रकार, फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। मैं सभी लोगों को यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं सभी लोगों को यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आगे आधा घंटा सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि जो आगे का जो आधा घंटा उसमें मैं जितना कंसेप्ट डिस्कशन करूंगा उसके ऊपर तुम्हारा पूरा कॉस्टिंग का पेपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अभी कॉस्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आई एम गोइंग टू डिस्कस। चलो, बिहेवियर के दृष्टिकोण से मैं इसीलिए बोल रहा हूं, आगे तुम मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ोगे, बजट पढ़ोगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ोगे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ोगे, सारे चैप्टर में बिहेवियर वाला क्लासिफिकेशन यूज होगा। अगर ये आधा घंटा तुम इधर उधर करोगे माइंड को तो तुम्हारा फाउंडेशन में मतलब फाउंडेशन वीक हो जाएगा, तुम कॉस्टिंग में बहुत आगे नहीं जा पाओगे, कहीं ना कहीं तुम रुक जाओगे, नहीं तो मुश्किल से आगे जाओगे। क्या तुम मुश्किल से आगे जाना चाहते हो या आगे का रास्ता इजी बनाना चाहते हो? तुम बोलो, तुम क्या चाहते हो? मुश्किल में जाना चाहते हो? नहीं, आगे का रास्ता इजी बनाना चाहते हो? हाँ, तो अभी आधा घंटा मुझे दे दो। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो ना हाँ या ना। हाँ, एक होता है तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट और एक होगा तुम्हारा फिक्स कॉस्ट और एक होगा तुम्हारा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सीए या सीएमए प्रोफेशन में ये 3 प्रकार का कॉस्ट को पहचानना या समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो पहले देखो फिक्स कॉस्ट क्या होता है, नहीं पहले वेरिएबल कॉस्ट देखो। सर आप कुछ लिखे हैं फिर कुछ स्पेस दिए हैं, हाँ स्पेस में क्यों दिया हूं मैं बताऊंगा। यहाँ पे स्पेस देना जरूरी था इसीलिए मैंने स्पेस दिया। अब देखो वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, पहले रीड करोगे या पहले समझोगे? सर जैसे आपका मर्जी। चलो पहले रीड करो, एक बार रीड करो फिर उसके बाद मैं समझाऊंगा।
वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ एलिमेंट्स which tends to directly vary, underline the word directly vary, with the volume of activity. Variable cost has two parts: variable direct cost, variable indirect cost. Variable indirect cost are termed as the variable overhead. Example direct labor, direct. चलो कोई बात नहीं, वेरिएबल देखो बेटा, वेरिएबल ओवरहेड का दो पार्ट, वो पार्ट्स को हम बाद में समझेंगे। अभी वेरिएबल क्या होता है उसको समझना बहुत जरूरी है। हाँ, कुछ समझ में आया? नहीं सर, कुछ समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया बेटे? वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ एलिमेंट व्हिच टेंड्स टू डायरेक्टली वेरी विथ द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। बस इसको रीड करो, यही पॉइंट वेरिएबल कॉस्ट का। देखो बेटा, मान लो ये वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी का मतलब क्वांटिटी, ये वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी का मतलब क्वांटिटी। मान लो मैंने 1000 यूनिट्स बनाया, उसका खर्चा 5000 हुआ, ठीक है। आई एम प्रोड्यूसिंग या आई एम मैन्युफैक्चरिंग 1000 यूनिट्स, द टोटल कॉस्ट इज 5000। ध्यान से समझो, अगर तुम ध्यान से नहीं समझोगे तो तुम पछताओगे, मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा, ठीक है। हाँ सर, तो 1000 यूनिट्स का खर्चा कितना? 5000। सपोज आई वांट टू इंक्रीज यूनिट्स बाय 100%। बोलो 1000 का 100% कितना? 1000। सपोज यूनिट्स में मैंने 1000 ऐड किया तो मेरा यूनिट्स कितना हो जाएगा? 2000। पहले कितना यूनिट्स था? 1000। अब कितना यूनिट्स हुआ? 2000। यूनिट्स में कितना परसेंट ग्रो हुआ? सर 100%। जितना यूनिट्स था उतना मैंने ऐड किया, तो क्वांटिटी इज इंक्रीज बाय 100%। क्वांटिटी इज इंक्रीज बाय 100%। अब 1000 के लिए खर्चा कितना था? 5000। जो 1000 तुमने ऐड किया उसका भी खर्चा 5000 होगा। अब 2000 का खर्चा 10,000 हो जाएगा। अब तुम बोलो क्वांटिटी में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ था? सर 100%। अब कॉस्ट कितना था? 5000। कॉस्ट कितना हो गया? 10,000। कॉस्ट में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? सर 100%। इसको कहते हैं डायरेक्टली वेरी। समझ में आया? डायरेक्टली वेरी का मतलब क्या होता है? हाँ सर समझ में आया। अब तुम बोलो, अगर, अच्छा इसको मैं एक बार मिटा देता हूं, तुम समझो, लिखो मत, मैं लिखाऊंगा। चलो मान लो मेरे पास 1000 यूनिट्स था, 5000। अब मैं 10% बढ़ाना चाहता हूं, तो प्लस 100 कितना यूनिट्स हो जाएगा? 1100। कॉस्ट कितना था? 5000। अब कॉस्ट कितना इंक्रीज होगा? 500, क्योंकि 10%। कॉस्ट कितना हो जाएगा? 5500। अब बोलो क्वांटिटी में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 10%। कॉस्ट में कितना इंक्रीज हुआ? 10%। इसको कहते हैं डायरेक्टली वेरी। अच्छा सर, अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन कॉस्ट होगा तो वो कॉस्ट डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट होगा। हाँ बेटा, एक चीज बताओ, अब लिखो, तुम क्या बताओगे? तुम्हें क्या मालूम है अभी? सर इतना अंडर एस्टिमेट हमें मत करो बेटा, मैं मजाक कर रहा हूं, सॉरी। अब एक एग्जांपल लिखो, एग्जांपल के साथ हम समझेंगे वेरिएबल कॉस्ट, ओके, फिर उसका फीचर्स।
क्वांटिटी कॉस्ट, बस स्पेस रखो, मुझे इतना स्पेस चाहिए, ये जो राइट साइड में जो स्पेस है ना वो मुझे चाहिए क्योंकि मैं कुछ नोट्स लिखाऊंगा। अब बोलो क्वांटिटी 1000, कॉस्ट 5000, क्वांटिटी 2000, कॉस्ट 10000, क्वांटिटी 4000, कॉस्ट 20000, क्वांटिटी 8000, कॉस्ट 40000। बोलो 1000 क्वांटिटी था, 2000 हो गया, 100% इंक्रीज हुआ। 5000 था, 10000 हो गया, 100% इंक्रीज हो गया। 2000 था, 4000 हो गया, 100% इंक्रीज हुआ। 10000 था, 20000 हो गया, 100% इंक्रीज हो गया। 4000 से 8000, 20 से 40, 100%। तुम बोलो क्या ये वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट? सर वेरिएबल कॉस्ट। सर क्या ये चीज परसेंटेज देखना पड़ेगा, क्वांटिटी फिर परसेंटेज देखना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट? क्या आपके पास कुछ सिंपल पॉइंट है क्या? जो सिंपल पॉइंट को हम समझेंगे तो आसान से हम पहचानेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। बेटा पर यूनिट निकालो, निकालो निकालो, पर यूनिट निकालो। सर 1000 के लिए 5000 पर यूनिट तो 5 रुपया आ रहा है। हाँ सर 2000 के लिए 10,000 तो पर यूनिट तो 5 रुपया आ रहा है। हाँ सर 4000 के लिए 20,000 पर यूनिट तो 5 रुपया आ रहा है। हाँ सर 8000 के लिए 40,000 पर यूनिट तो 5 रुपया आ रहा है। हाँ अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल या कांस्टेंट आ रहा है, अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट आ रहा है तो वो वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट होगा तो पर यूनिट डेफिनेटली कांस्टेंट आएगा, वेरिएबल होगा तो डेफिनेटली पर यूनिट कांस्टेंट आएगा। अब तुम बोलो, मैं यही बताया कि ये जो टोटल कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। 15,000 यूनिट के लिए वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? सर देखो ना पर यूनिट हमेशा 5 रुपया आ रहा है। हाँ तो ये वेरिएबल कॉस्ट तो 15,000 होगा, तो 15,000 इंटू 5 होगा, तो 15,000 में डेफिनेटली 75,000 होगा क्योंकि 5 रुपया के हिसाब से। क्या तुम बता सकते हो 20,000 में कितना होगा? सर क्या बात करते, 20,000 में 1,00,000 होगा अगर ये वेरिएबल कॉस्ट हुआ तो। हाँ यही प्रिंसिपल हम फॉलो करेंगे वेरिएबल कॉस्ट के लिए, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा कांस्टेंट होगा। जितना नंबर ऑफ यूनिट्स कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई होगा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो लिखो यहां पे आरो दे के लिखो, इन केस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, ध्यान से समझो, इधर उधर मत करो दिमाग को। हाँ जो भी टेंशन है ना थोड़ी देर के लिए बाजू में रख दो। बोलो इन केस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, इन केस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन अमाउंट ऑफ कॉस्ट। क्वांटिटी में जितना परसेंटेज चेंज होगा, क्वांटिटी में जितना परसेंटेज चेंज होगा, अमाउंट में उतना परसेंटेज चेंज होगा। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, एक काम करो, एक छोटा सा इक्वेशन लिखो, लिखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू
जो इक्वेशन में अभी लिख रहा हूं पहले तुम उसको लिखो, फिर उसके बाद मुझे बताओ क्या मैं सही लिखा या गलत लिखा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट्स। देखो बेटा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना सर 5 रुपया। अब तुम निकालो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, मल्टीप्लाई करना, ठीक है, 1000 में सर 1000 इंटू 5 5000, 2000 में सर 2000 इंटू 5 10,000, सर 4000 में 4000 इंटू 5 20,000, सर 8000 में 40, 15 में 75, 20 में 1 लाख। तो वेरिएबल टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसको याद रखो, इसको भूलना मत, ये हमेशा मुझे चाहिए। जब भी मैं पूछूंगा कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो इमीडिएटली बताना सर नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट्स। तो इमीडिएटली बताना सर नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट्स। चलो ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट। सर ओ सर फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? पहले रीड करो, फिर उसके बाद समझ में आ जाएगा कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है। करो करो, पहले रीड करो। फिक्स्ड कॉस्ट इज द कॉस्ट व्हिच डज नॉट वेरी। Underline the word does not vary. Underline the word does not vary with the change in volume of activity in short run. मतलब वॉल्यूम में चेंज हुआ तो क्या हुआ, कॉस्ट में कुछ चेंज नहीं होगा। फिक्स्ड कॉस्ट सर एग्जांपल दीजिए। मान लो क्वांटिटी, ये तुम्हारा कॉस्ट, 1000 में 10,000, 2000 में अगर 20,000 हो जाएगा तो वेरिएबल होगा, लेकिन कॉस्ट में चेंज नहीं हो रहा है। सर 3000 में नहीं हो रहा है, सर 4000 में नहीं होगा, ये तुम्हारा फिक्स कॉस्ट होगा। क्यों? डेफिनेशन तुम रीड करो। फिक्स कॉस्ट इज द कॉस्ट व्हिच नॉट वेरी, ये नॉट वेरी। सर हो सर, हाँ सर पर यूनिट का क्या होगा तुम बताओ। 1000 में 10,000 तो पर यूनिट 10 रुपया। 2000 यूनिट में भी 10,000 क्या पर यूनिट 10 रुपया या 5 रुपया? 5 रुपया। 3000 में 10,000 बोलो कितना हो रहा है? जरा खुद कैलकुलेशन करके लिखो, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। सर कैलकुलेटर नहीं है, क्यों नहीं है? क्लास क्यों कर रहे हैं बेटा? मेरा मर्जी। सर ओ सर, सर 3.33, सर यहाँ पे 2.5। अच्छा एक बात बताओ, क्वांटिटी 1000 यूनिट्स, हाँ टोटल कॉस्ट तो रिमेन कांस्टेंट, इसको चिंता मत करो कि सर टोटल कॉस्ट क्या होगा। टोटल कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा इन केस ऑफ पर यूनिट कितना 10 रुपया। क्वांटिटी इंक्रीज हुआ, पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज हुआ, नालायक को डिक्रीज हुआ। हाँ अब बोलो क्वांटिटी कितना 4000, पर यूनिट कॉस्ट 2.5, क्वांटिटी 1000 हो गया, डिक्रीज हो गया तो कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज हो गया।
तो फिक्स कॉस्ट टोटल में कांस्टेंट, अगर टोटल में तुम बात करोगे तो फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट, क्वांटिटी अगर इंक्रीज होगा तो पर यूनिट डिक्रीज होगा, क्वांटिटी अगर डिक्रीज होगा तो पर यूनिट इंक्रीज होगा। लिखो इस बात को, इन केस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, इन केस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, पॉइंट नंबर ए, टोटल कॉस्ट विद इन ब्रैकेट एफसी, एफसी का मतलब फिक्स कॉस्ट, रिमेन कांस्टेंट irrespective of वॉल्यूम ऑफ आउट, वॉल्यूम, चाहे क्वांटिटी बढ़े या कमे, टोटल बेसिस में कॉस्ट कांस्टेंट रहेगा। पॉइंट नंबर बी, कॉस्ट पर यूनिट decreases if units oblique quantity increases and vice versa. In case of fixed cost, total cost remain constant irrespective of volume, पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज होगा अगर क्वांटिटी इंक्रीज होगा और वाइस वर्सा। ओके, लेकिन सबसे खतरनाक पॉइंट होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। पहले रीड करो सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। पहले रीड करो सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट contain both fixed and variable element. They are partly affected by fluctuation, etc. चलो सिंपल भाषा में अगर बोला जाए, जो वेरिएबल नहीं होता है, जो फिक्स नहीं होता है, वो सेमी वेरिएबल होता है। कैसे? देखो चलो एक एग्जांपल के साथ समझो। क्वांटिटी कॉस्ट, क्वांटिटी 1000, कॉस्ट 5000, क्वांटिटी 2000, अगर कॉस्ट 10,000 हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, तुम लिखो मत अभी, अगर क्वांटिटी सॉरी 2000 में टोटल कॉस्ट 10,000 हो जाएगा तो वो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। अगर 10,000 ना होके 5,000 हो गया तो फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। हाँ, अब 10,000 या 5,000 इसके बिना और कुछ भी हुआ, मान लो 9,000, अब बोलो क्या ये वेरिएबल का डेफिनेशन में आएगा? ना। क्या ये फिक्स का डेफिनेशन में आएगा? ना। जो फिक्स नहीं होता है, जो वेरिएबल नहीं होता है, वो सेमी वेरिएबल हो जाता है। तो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है बेटा। देखो ये जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है ना, इसमें कुछ वेरिएबल पोर्शन, जो वेरिएबल पोर्शन होगा वो वेरिएबल के हिसाब से जाएगा, जितना यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट, और कुछ फिक्स पोर्शन ओवरऑली ना वो डायरेक्टली वेरी हुआ ना वो कांस्टेंट हुआ। ये 5,000 मतलब सेमी वेरिएबल कॉस्ट ना, इसमें कुछ वेरिएबल पोर्शन होगा, कुछ फिक्स पोर्शन होगा, इसीलिए ओवरऑली वो ना डायरेक्टली वेरी या वेरिएबल डेफिनेशन में आ रहा है, ना वो कांस्टेंट फिक्स डेफिनेशन में आ रहा है। ये 9,000 में कुछ वेरिएबल पोर्शन होगा, कुछ फिक्स पोर्शन होगा। क्वांटिटी जितना भी हो, फिक्स कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट। इसका मतलब ये 5,000 में मान लो फिक्स पोर्शन 2500 हुआ, तो ये 9,000 में फिक्स पोर्शन भी 2500 होगा। क्यों? क्यों?
क्वांटिटी चेंज हुआ तो क्या हुआ, फिक्स पोर्शन तो कांस्टेंट रहेगा ना। हाँ, ये वेरिएबल मान लो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एक्स, क्या मैंने बोला, बोलो क्या बोला मैंने, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एक्स, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एक्स। तो यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, क्वांटिटी इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो इधर 1000 एक्स होगा, तो इधर 2000 एक्स होगा। अब बोलो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट टोटल कॉस्ट, इसका मतलब 1000 एक्स प्लस 2500 इज इक्वल टू 5000 होगा। 2000 एक्स प्लस 2500 इज इक्वल टू 9000 होगा। यही इक्वेशन तो आ रहा है ना। हाँ, चलो तुम एक काम करो, लिखो ये जो मैंने लिखा तुम इसको लिखो। देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमेशा होगा नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट्स। तो लिखो लेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू एक्स। देखो बेटा मैं यही कह रहा हूं कि अगर एक कॉस्ट सेमी वेरिएबल का डेफिनेशन में आ रहा है तो हमें वेरिएबल पोर्शन को अलग करना होगा, फिक्स पोर्शन को अलग करना होगा। अगर एक खर्चा सेमी वेरिएबल का डेफिनेशन में आ रहा है तो हमें वेरिएबल पोर्शन को अलग करना होगा, हमें फिक्स पोर्शन को अलग करना होगा। तो इसीलिए मैंने समझा दिया कि हाँ ये वेरिएबल सेमी वेरिएबल, अब मैं वेरिएबल पोर्शन अलग कर रहा हूँ, सेमी वेरिएबल फिक्स पोर्शन अलग कर रहा हूँ, उसके लिए मैं एक इक्वेशन का सहारा लूंगा। चलो मैंने यही समझा कि चलो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एक्स, फिर फिक्स कॉस्ट मैंने अज्यूम किया कि वाई। ओके, हाँ सर ओके। अब बोलो दो इक्वेशन मिल जाएगा, 1000 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5000, 2000 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9000। अब इसको सॉल्व करो, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड का कॉन्सेप्ट लगाओ। सर वो क्या होता है, मालूम नहीं साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है? हो जाएगा, मेरे क्लास करो, धीरे धीरे तुम सब टॉपिक कॉन्सेप्ट समझोगे। साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब ये जो दो वेरिएबल एलिमेंट है ना एक्स एंड वाई, किसी एक का वैल्यू निकालो, फिर उसके बाद अपने आप दूसरे का वैल्यू आ जाएगा। तो किसी एक को कैंसिल करने के लिए कोशिश करो। तो मैंने क्या किया, ये मेरा इक्वेशन 2 - 1 किया, 2000 एक्स माइनस 1000 एक्स, 2000 एक्स माइनस 1000 एक्स क्या होगा, 2000 एक्स माइनस 1000 एक्स क्या होगा सर, 1000 एक्स होगा। वाई माइनस वाई सर गंगा में चला गया, 9000 माइनस 5000 सर 4000। अब x इज इक्वल टू सर 4000 डिवाइड बाई 1000 इज इक्वल टू 4, यानी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना आ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना आ रहा है 4। चलो क्वांटिटी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, तो अपने आप मिल जाएगा फिक्स कॉस्ट। मैं जिस टेक्निक में पढ़ा रहा हूं बस वही टेक्निक तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा।
अगर उतना तुम करोगे, मैं जितना आगे जा रहा हूं तुम डेफिनेटली मेरे पीछे 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 आगे जाओ। सर क्वांटिटी 1000, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो 4 रुपया। क्वांटिटी 1000, वेरिएबल कॉस्ट पर रुपीज पर यूनिट 4 रुपया, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 4000। हाँ, लेकिन टोटल कॉस्ट तुम्हारा 5000। हाँ, तो फिक्स कॉस्ट 1000। सर कैसे? नालायक को टोटल कॉस्ट होगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। अगर टोटल कॉस्ट 5000 जिसमें वेरिएबल कॉस्ट 4000, तो बाकी जो बैलेंस वो फिक्स कॉस्ट होगा। सर क्वांटिटी 2000, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो 4 रुपया आएगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा कांस्टेंट होगा। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट तुम्हारा 8000 आएगा, टोटल कॉस्ट 9000 दिया हुआ है, तो फिक्स कॉस्ट तुम्हारा 1000 आएगा। मैंने बताया था कि ये 1000 लेवल में जितना फिक्स कॉस्ट 2000 लेवल में उतना फिक्स कॉस्ट, ये 5000 में फिक्स कॉस्ट 1000, ये 9000 में भी फिक्स कॉस्ट 1000। तो ये जो मेथड मैंने समझाया, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड फॉर सेग्रीगेटिंग सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू वेरिएबल पोर्शन एंड फिक्स पोर्शन। ये जो मेथड्स मैंने समझाया, दिस इज कॉल्ड एज साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड फॉर सेग्रीगेटिंग सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, राइट? ओके। और एक मेथड है, एक काम करो, यहां पे लिख दो कि साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, यहां कहीं पे भी लिख दो कि ये जो डिस्कशन मैंने किया था इस साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। हाँ, अगर तुम्हारे कॉपी में स्पेस है तो तुम लिखो, मैं इधर लिख दूंगा कलर चेंज करके। और एक मेथड होता है हाई लो मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको समझना बहुत जरूरी। हाई लो मेथड, हाई लो मेथड के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट एट हाई लेवल माइनस टोटल कॉस्ट एट लो लेवल डिवाइड बाई हाई क्वांटिटी माइनस लो क्वांटिटी। तुम एक काम करो, ये फॉर्मूला के हिसाब से डाटा पुट करो। तुम एक काम करो, ये फॉर्मूला के हिसाब से डाटा पुट करो। मैं इधर लिख रहा हूं, हाई लेवल में टोटल कॉस्ट कितना? सर 9000, माइनस लो लेवल में टोटल कॉस्ट कितना? सर 5000, डिवाइड बाई हाई लेवल का टोटल क्वांटिटी कितना? 2000 माइनस 1000। ये चेक करो 4 रुपया आ रहा है। अब चेक करो, 4 रुपया डेफिनेटली आ रहा होगा। क्या तुम्हारा 4 रुपया आ रहा है? बोलो ये सर नो। हाँ सर, मेरा तो 4 रुपया आ रहा है। सर आपका, हाँ देखो आ गया ना। अब 4 रुपया मिलने के बाद तुम ये स्टेटमेंट बना सकते हो। बोलो हाँ या ना, तो अपने आप फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा। हाँ सर, बस हमारा डिस्कशन हो गया, बहुत सारे डिस्कशन हो गया कि कॉस्ट क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, बाइफर्केशन कैसे होगा। ठीक, चलो आज के क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्लास ये क्लासिफिकेशन के ऊपर प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम का मतलब क्लासिफिकेशन के ऊपर मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है, आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता? बेटा मेरा शेड्यूल हुआ है ना, नेक्स्ट क्लास प्रैक्टिकल क्वेश्चन मतलब क्लासिफिकेशन, जो वेरिएबल कॉस्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग मैंने किया,
फिक्स वेरिएबल पोर्शन, इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व होगा। उसका क्वेश्चन इस मैट में है, ठीक है। तुम कैसे मैट यूज करोगे मैं बता रहा हूं कि उसका क्वेश्चन मैट में है। बहुत सारे स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं कि सर वो क्वेश्चन मैट में नहीं है, लेकिन थोड़ा आगे पीछे हुआ है इसीलिए तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैट में है, देखो। उसके बाद कॉस्ट शीट का क्वेश्चन मिलेगा, पहले कॉस्ट शीट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेगा, फिर उसके बाद जब कॉस्ट शीट का 8 क्वेश्चन खत्म हो गया, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फ्रॉम कॉस्ट क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन चैप्टर में जो प्रॉब्लम होगा, मतलब नेक्स्ट क्लास जो क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन क्लास होगा, इसमें जो उसका प्रॉब्लम यहां मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, जो नेक्स्ट क्लास तुम्हें मिलेगा, नेक्स्ट क्लास में ऑडियो में थोड़ा प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम का मतलब ऑडियो का लेवल थोड़ा लो, मतलब कम सुनाई देगा, साउंड बहुत लो, तो इसीलिए ईयरफोन यूज करना। बिना ईयरफोन में वो क्लास समझ में नहीं आएगा, ठीक है। वो क्लास ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, पहले क्लासिफिकेशन का क्लास मैंने रिकॉर्ड किया था, फिर उसके बाद एक क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले क्लासिफिकेशन का रिकॉर्ड किया था कि क्या डिफेक्ट है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। हाँ, सॉफ्टवेयर में थोड़ा प्रॉब्लम था, वो क्लास में साउंड थोड़ा कम आ रहा था, इसीलिए मैंने पहला क्लास में उसका हिंट्स दे दिया, ठीक है। तो इसीलिए नेक्स्ट क्लास जब करोगे ईयरफोन यूज करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट साल जब बैच शुरू होगा मैं वो क्लास रिप्लेस कर दूंगा। चलो, और एक बात है, क्लासिफिकेशन का एक या 2 क्लास मिलेगा प्रॉब्लम, फिर उसके बाद थर्ड क्लास में हम कॉस्ट शीट का कंसेप्ट समझेंगे। कॉस्ट शीट क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, सिंगल प्रोडक्ट सिचुएशन में कॉस्ट शीट कैसे बनाते, मल्टी प्रोडक्ट सिचुएशन में कॉस्ट कैसे बनाते, वो हम सीखेंगे। वो हो जाएगा हमारा थर्ड क्लास, जो भी फोर्थ क्लास, लेकिन कॉस्ट शीट का पहला क्लास। कॉस्ट शीट का सेकेंड क्लास में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फर्स्ट क्लास में भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कॉस्ट शीट का फर्स्ट क्लास में एक दो आइटम का प्रिंटिंग मिस्टेक या कैलकुलेशन एरर हुआ, जैसे कि 5000 का 10% तो 500 होगा ना। मैं बता रहा हूं कि 5000 का 10% कितना होगा, 500। अगर मैंने गलती से 750 ले लिया, क्या तुम 750 लिखोगे? नहीं। क्या तुम गलती से 750 लिखोगे? नहीं। तो अकॉर्डिंगली तुम एडजस्ट करोगे। हाँ, और एक जगह पे मान लो कि यहाँ पे स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 50,000 दिया हुआ है, लेकिन जब मैंने सोल्यूशन किया था गलती से 60,000 ले लिया। यहाँ तो तुम 60,000 के हिसाब से मैनेज करोगे, नहीं तो ये 50 को काट के क्वेश्चन में 60 कर दोगे। लेकिन मुझे मत क्वेश्चन बोलना कि मुझे व्हाट्सएप मत करना कि सर यहाँ पे 50 लिखा हुआ है आप 60 ले। हमें तो पहले से बता देता हूँ कि मैंने गलती से ले लिया हुआ, ठीक है। तो थोड़ा कैलकुलेशन, ज्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, एक या दो कैलकुलेशन मिस्टेक में नोटिस किया हूं, ठीक है। वो क्लास को मैं रिप्लेस कर दूंगा, लेकिन वीडियो मतलब जो रिकॉर्डिंग हो रहा था ना उसका एडिट मैं नहीं कर रहा हूं। तो जो भी आगे एक या दो क्लास में कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक आएगा तो उसको तुम एक बार मैनेज कर दोगे। अगर मैनेज नहीं कर पाओगे तो मुझे कांटेक्ट करना, मैनेज करने के लिए मैं रेडी हूं। फिर मैं जान पूछ के कैलकुलेशन मिस्टेक किया हूं। अब बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि मुझे यही जानना है कि कौन क्लास को फुल्ली कर रहा है, कौन पढ़ रहा है। जो पढ़ रहा है डेफिनेटली वो मुझे नोटिस किया होगा कि सर यहाँ पे गलत है। मैं जान पूछ के एक दो कैलकुलेशन मिस्टेक किया हूँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज के लिए इतना। थैंक यू, टाटा। हमारा क्लासेस 2 घंटा का, हर क्लास 2 घंटा का होगा, ठीक है। ब्रेक नहीं मिलेगा। अगर ब्रेक 15 मिनट मिलेगा तो 3 घंटा का क्लास होगा। तुम क्या चाहते हो, 2 घंटा का क्लास विदाउट ब्रेक या 15 मिनट का ब्रेक, 3 घंटा का क्लास? चलो
फिर क्लास मेरे मर्जी में चलेगा। जो लोग यूट्यूब में मेरे क्लास कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें जो लिंक जिस दिन मिलेगा उसको तुम इमीडिएटली करना, क्योंकि उसके बाद मैं वो क्लास को ब्लॉक कर दूंगा, मैं सिस्टमेटिकली दूंगा। ये नहीं कि तुम प्लेलिस्ट में ऐड कर दोगे या डाउनलोड करके रख दोगे, मैं ब्लॉक कर दूंगा, वो क्लास यूट्यूब से हटा दूंगा, 2 दिन या 3 दिन मैक्सिमम में रखूंगा। सर हम बाद में रिवाइज करेंगे, रिवीजन क्लासेस में बाद में डाल दूंगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लास मान लो आज रात 10 बजे तुम्हें लिंक मिला, तुम 10 बजे करोगे, नहीं तो कल सुबह करोगे। हाँ सर ठीक है, कोई बात नहीं। चलो एक काम करो, सारे स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे। हाँ, फिर तुम्हारे जो भी दोस्त जो भी कम कर रहे हैं, नहीं तो तुम्हारे जो कॉलेज का टीचर, उनको थोड़ा रेफर करना कि हाँ यहाँ पे देव सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, सच में मैं अच्छे पढ़ाता हूँ, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, आप स्टूडेंट को उनका क्लास रेफर कीजिए, ठीक है। फिर जो लोग फेस टू फेस बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो डेफिनेटली तुम मुझे मतलब इस नंबर में कांटेक्ट कर सकते हो, तो हमारा टीम मेंबर तुम्हें बैचेस के बारे में इन्फॉर्म कर देंगे। तो आज के लिए इतना, थैंक यू, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे।